ओके, चलिए फिर अब मार्केट की बात करेंगे। और बीरू, हर्षदा, गुड आफ्टरनून। मैंने अपना करियर शुरू किया था 2003 में, और 2004 में मेरे एडिटर जो उस समय पे हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि एक आर्टिकल भेजता हूँ तुम्हें कि मीडिया में कैसे हम हेडलाइन लिखते हैं। तो वो मतलब खैर ये मैं अपने ऊपर जोक ले रहा हूँ। तो वो हेडलाइन में हम क्या करते हैं, जैसे एक दिन हेडलाइन मैंने पढ़ी कि मार्केट्स डाउन क्योंकि क्रूड बढ़ गया। फिर अगले दिन की हेडलाइन मार्केट डाउन बिकॉज क्रूड डाउन। तो वो क्या है, हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब आज सुबह फॉर एग्जांपल अब क्योंकि प्राइस का बिहेवियर आ गया, हाँ, LTTS सुबह हम कह रहे थे ख़राब नंबर है, बस। और परसिस्टेंस सुबह हम कह रहे थे अच्छे नंबर है। और मार्केट का कमाल देखिए, LTTS आज F&O का टॉप गेनर बन गया और परसिस्टेंट आज F&O का टॉप लूज़र बन गया। तो वो हो गया, तो हमने अपनी हेडलाइन चेंज कर दी कि LTTS अच्छे नंबर और परसिस्टेंट ख़राब नंबर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें खैर होती रहती हैं। और सुबह हमने भी कहा था कि परसिस्टेंट अच्छा है, LTTS ख़राब है, लेकिन LTTS को खैर शॉर्ट करने से रोका था। हालांकि परसिस्टेंट में थोड़ा सा डाउट था कि नंबर्स मतलब समझ में नहीं आ रहा था अच्छे हैं ख़राब हैं, स्टॉक इतना महंगा है, वो सब चीज़ें हैं। आज एक्चुअली मार्केट भी थोड़ा अजीब सा है। आज मार्केट पर मुझे लग रहा है आज हर कोई फ्राइडे फैक्टर पे है, और आज तो एक ऐसा दिन है जिसमें कुछ भी ख़राब हो तो आप वो उसको आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट को ब्लेम करने का भी मन बना सकते हैं कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो गया। खैर आज अब फ्राइडे, ब्लेम करने के लिए बहुत सारी ब्लेम चीजें। करने के लिए बहुत कुछ है। आज आज बहुत लोग कहेंगे कि नहीं वो थोड़ा सा टेक ग्लिचेस चल रही हैं तो शायद इसकी वजह से कुछ हो गया हो। खैर एनीवे, मार्केट पर आते हैं। फ्राइडे फैक्टर से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट पर काफ़ी हावी है और काफ़ी हायर लेवल से मार्केट स्लिप हुआ, और ख़ास तौर से मिड कैप्स में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। ये क्लियरली एक आज की हाईलाइट है। इनफैक्ट आज की दो हाईलाइट्स हैं। एक तो आईटी इंडेक्स जिस तरीके से हायर लेवल से स्लिप हुआ, लेड बाय इन्फोसिस, और एक मिड कैप जिस तरीके से गिरे। वो आईटी इंडेक्स अब डे लो पर आ गया, लेकिन ध्यान रखिए कल ये आईटी इंडेक्स 1000 पॉइंट भागा था। अब कुछ समय के लिए मिड कैप से दूर रहें, ये मेरा एक व्यू रहा है काफ़ी टाइम से कि लार्ज कैप पर फोकस करें। अभी भी मैं यही कहूँगा कि लार्ज कैप पर फोकस करें। और ऑल सडन डन शायद इस टेक्निकल जो भी हुई है खामी, इसकी वजह से भी थोड़ा तो सेंटीमेंट बिगड़ा है। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं पोजीशन ले लें और स्क्वायर ऑफ ना हुई तो वो भी एक इम्पैक्ट आ जाता है। खैर एनीवे, जो भी है एक प्रॉफिट बुकिंग, एक और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज मार्केट में देखने को मिली हमको। जी हाँ, काफी मुनाफा वसूली, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट की तो आज काफी होश उड़े हुए हैं। लेकिन अनुज, आज फ्राइडे और ये बजट से पहले का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। सुबह में कुछ जानकार कह रहे थे कि देखिए 24,600 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमने टेस्ट किया है। अगर क्लोजिंग 600 के ऊपर आ जाती है, क्या कंफर्ट जोन बना रहेगा? और 600 के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर कितने और पसीने छूटने वाला सिचुएशन बनेगा, स्पेशली एक बड़े इवेंट से पहले? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, मेरे लिए तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 24,450 से 24,500 का। आई थिंक कल भी हमने इस लेवल का डिस्कशन किया था। 24,475 वो एग्जैक्ट लेवल था। आज 24,590 तक गए हैं हम। मेरा ये मानना है कि अगर 24,450 से 24,500 के नीचे अगर आप फिसलने लगें, तब आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करिए। देखिए जो कल वाले लॉन्ग्स थे या परसों वाले लॉन्ग्स थे, उनका तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी लग गया होगा, ठीक है। मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि आप 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और 100 पॉइंट का रिवॉर्ड रखें, वो कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो उनका तो स्टॉप लग गया होगा। जो पोजिशनल लॉन्ग है, जो 23,400 से 23,500 से 23,600 से कैरी कर रहे हैं, उनके लिए 24,450 से 24,500 एक लाइन इन द सैंड है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट का सिग्नल नहीं खुला है मार्केट में, क्योंकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड ऊपर का है। और किया गया मार्केट ने, एक दिन फिसला है, मंडे का दिन देते हैं इसको, और उसके बाद ट्यूसडे को जैसे आपने कहा बजट भी है, बजट का दिन देते हैं। और एक तरीके से तो थोड़ा मार्केट कूल ऑफ हो जाए बजट से पहले तो वो अच्छा है, क्योंकि बजट में उसको बजट के बाद करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो इसके लिए लेकिन 24,400 के नीचे अगर आप फिसल लें तभी शॉर्ट के मौके। अदरवाइज मेरी स्ट्रैटेजी वही है, बाय ऑन डिप्स की। अभी भी बाय ऑन डिप्स, क्योंकि सिर्फ एक दिन की गिरावट से मेरा व्यू चेंज नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो कब से बोल रहे हैं मार्केट गिरेगा, लेकिन देखिए वो तो किसी ना किसी दिन तो हर कोई सही होगा, वो बात यहाँ पर नहीं है। मार्केट का ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है, 24,400 के ऊपर मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बहुत क्लियर रहा है, अवॉइड। एकदम थका हुआ इंडेक्स है, कुछ नहीं कर रहा। आज भी देखिए उल्टा अगर आपने शॉर्ट कर दिया लोअर लेवल पे तो रिकवरी भी आ गई। तो ये रेंज है 51,800, ना 51,800 टूट रहा है, ना 53,000 टूट रहा है। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी, स्मार्टली इसी रेंज को ट्रेड करना है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो इंडेक्स हैं। पहला तो निफ्टी आईटी, कि निफ्टी आईटी पर अब क्या करना है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होगा कि अब यहाँ पर क्या करना है। मेरा अभी भी यही मानना है कि निफ्टी आईटी लीडर है।
नंबर्स अच्छे हैं, प्लस मार्केट अभी प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा कि यहाँ से नंबर और अच्छे आएंगे, प्लस वैल्यूएशन बढ़ेंगी, तो वो मैं व्यू चेंज नहीं करूँगा। यहाँ से हो सकता है निफ्टी आईटी एक बार के लिए 1000-2000 पॉइंट गिर भी जाए, लेकिन फिर भी लीडर वही है और यहीं पर आपको पोजिशनिंग बनानी है पॉजिटिव साइड की। जहाँ तक मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है, मिड कैप और स्मॉल कैप पे मैं पिछले एक महीने से एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत नज़र आती है। भले ही ये स्टॉक्स चल रहे हों वो अलग बात है, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि आप थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहें और थोड़ा लार्ज कैप के कंफर्ट के साथ रहें अगले 1 से 2 महीने, जब तक ये पिक्चर पूरी क्लियर नहीं हो जाती तब तक। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है और देखते हैं यहाँ पर बजट के बाद किस तरह का रुझान ये छोटी मझौली कंपनियां अपनाती हैं, क्योंकि तब वो स्टॉक स्पेसिफिक्स बारीकियों में कई मौके मिलेंगे आपको। वीरू, गुड आफ्टरनून। अच्छा, गुड आफ्टरनून। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव स्क्रीन पर रखता हूँ। हालांकि बहुत क्लियर थॉट्स नहीं है स्टॉक्स को लेकर भी, बट कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स हैं जो कि आज इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बर्जर पेंट्स को रखूँगा स्क्रीन पे, बस लॉन्ग साइड पे एक ही स्टॉक जो कि आज एक फुल कन्विक्शन के साथ हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ 529 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी रेंज में 29 से लेकर करीब करीब 35 के आसपास अगर आप देखें आता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये प्रोसेस पूरी की पूरी हो रही है इस एवरेज को काटने की फरवरी 2024 के बाद पहली बार। क्लियरली स्क्रीन पे एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग विजिबल है, सो एक इस स्टॉक पे नज़र रहेगी, लेकिन ज़्यादातर नज़रें आज हैं वीकनेस पे। आज सुबह भी हमने पिक किया था मेटल्स को शॉर्ट साइड पे। आज जब 165 के आसपास टाटा स्टील था, टाटा स्टील आई थिंक इट्स फर्स्ट टाइम पोस्ट 5 जून इंट्राडे में और इतने बड़े स्विंग के साथ शायद 2 नवंबर 2023 के बाद पहली बार बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पॉसिबली टारगेटिंग इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 152 के रेंज में प्लेस है। आप देख सकते हैं क्या गजब की यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए मेटल्स में ही रहेंगे। दूसरा स्टॉक लेके आऊँगा आपके स्क्रीन पे, वो है हिंडाल्को। ये स्टॉक आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। अमूमन इसकी एक टेंडेंसी रही है, बिहेवियर रहा है, 50 डे मार्केट जब स्लिप होता है तो ये जाता है एक ट्रेजेक्ट्री को छूने के लिए, वो जो करीब करीब 100 डे मार्क की होती है। आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये ऐसा करता है और वो प्लेस्ड है करीब करीब 640 पे। और तीसरा स्टॉक जहाँ पे आज काफ़ी वीकनेस है पीएसयू बास्केट में, वो है बीएचईएल। 300 के पुट राइटर्स के जोन को उसने तोड़ा, 50 डे मार्क नीचे ट्रेड करता हुआ। इसका भी सेटअप काफ़ी बिगड़ा है। तो मेटल्स और पीएसयूज काफ़ी दिक्कत में, काफ़ी शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और एक मात्र बर्जर पेंट्स है जो कि स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। ओके, तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जहाँ पर थोड़ा सा वायदे बाजार के लिहाज से पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, नजरे में होनी चाहिए। ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए एक सिरे से बिकवाली वाला जोर देखने को मिला है, तो मंदी वाले ट्रेड्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी धुलाई हुई है। आज मेटल काउंटर्स खासे पिघल रहे हैं। टाटा स्टील देखिए, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, दूसरी तरफ बीपीसीएल नंबर से पहले यहाँ पर कुछ दबाव देखने को मिला है, लेकिन मेटल्स में तो इजीली 4-4.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। परसिस्टेंट सिस्टम्स नंबर्स ओके थे, लेकिन स्टॉक टूटा। संवर्धन मदसन में हमने देखा है प्रेशर, डिक्सन टेक, कमिंस, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहाँ पर 5-5.5% तक का नुकसान बनता दिखाई दिया है। हालांकि तेजी में इन्फोसिस है। एशियन पेंट कल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आज भी आधा % ऊपर है। आईटीसी, एलटीआई, माइंट्री जैसे काउंटर्स हैं जो मामूली सपोर्ट दिखा रहे हैं आज के दिन। कुछ और ट्रेडर्स के आज फ्रेंडली काउंटर्स जो तेज़ी में है, एलटीटीएस देखिएगा, एम्फेसिस देखिएगा। एम्फेसिस की कल बात हम दोपहर में भी कर रहे थे, आज सुबह में भी मेंशन हुआ था, वो मोमेंटम बरकरार है। बर्जर पेंट्स और पीवीआर आइनॉक्स, वैसे आप कहेंगे तो ज़्यादा बिग रनअवे मूव्स आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स में नहीं देखने को मिले, क्योंकि मार्केट की तस्वीर ही वैसी है। अब इस तरह के मार्केट में आपने क्या ट्रेड लेना है, इस पर बात करेंगे। हमारा पूरा पैनल एकदम तैयार है आपको व्यूज़ देने के लिए। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, फंडामेंटल्स पर टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन, सोनी पटनायक और स्नेहा सेठ से होगी बातचीत। तो 10 पर यतिन आपको बताएंगे जो ताज़ा अपडेट देखने को मिल रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ी हरकत हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में बड़ी दिक्कतें आई हैं। एविएशन कंपनियां ग्लोबली, बैंक्स, कुछ एक्सचेंजेस पर इम्पैक्ट आ रहा है। उस सब पर एक ताज़ा अपडेट, क्योंकि एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। 2:15 बजे सीएट के नंबर्स वैसे अच्छे हैं, नतीजों पर और बजट एक्सपेक्टेशंस पर कंपनी के सीएफओ कुमार सुबैया से बातचीत होगी। 2:30 बजे फिर नीरज बाजपेयी को जोड़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नतीजे आज शाम को आने वाले हैं, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है।
उसके बाद आशीष आपको बताएंगे कल आने वाले 2 दिग्गज नंबर्स एचडीएफसी बैंक और कोटक से क्या उम्मीदें हैं। साथ ही साथ रेडार पर रहेंगे लक्ष्मण रॉय भी, क्योंकि बजट से एक्सक्लूसिव जो अपडेट्स आ रहे हैं उनसे लेंगे, और एमके डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बजट से, उस पर बातचीत करेंगे। 250 पर कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय से होगी बातचीत, बजट एक्सपेक्टेशंस और मार्केट से क्या हरकत देखने को मिलेगी। और फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आएगा और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये पूरा खाका आपके लिए तैयार है, लेकिन एक स्टॉक जो आज सुबह से ही हमारे रेडार पर रहा है वो है इन्फोसिस। इनफैक्ट इन्फोसिस आज सुबह से नहीं, कल शाम से रेडार पर रहा, क्योंकि नंबर्स अच्छे थे। अनुज, एडीआर ने तो 8% की सलामी दी और इसके भरोसे हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो सिल्वर जुबली निफ्टी दिखाए, हुआ नहीं। तो पहले भाग चुका था, इसीलिए हम देख रहे हैं आज कुछ मुनाफा वसूली है, या फिर मार्केट को शायद इतना पसंद नहीं आया है जितना शायद उम्मीद कल थी? नहीं, बहुत भाग चुका है। थोड़े बहुत फैक्टर्स भी थे कि वन ऑफ्स भी थे, वो सब भी इश्यूज थे। अच्छा, एक और चीज़ है हजदा, देखिए एडीआर और स्टॉक प्राइस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टॉक प्राइस का मैसेज होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एडीआर बहुत, एक तो एडीआर के वॉल्यूम बहुत कम होते हैं यूएस में, यहाँ पर जो होता है वो एक, और यहाँ पर एक जो ट्रू ब्लूएस्ट टू ब्लू माइंडसेट वाले जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आज का जो मैसेज है इन्फोसिस का, वो आज का मैसेज बहुत क्लियर है कि एक स्विंग इन्फोसिस की पूरी हुई, अब अगली स्विंग आपको मिलेगी अगर ये 1844 जो आज का हाई है इसको क्रॉस करे तो। फ्रैंकली आज तो इन्फोसिस में शॉर्ट करके पैसा बना है, मतलब अगर किसी ने शॉर्ट किया सुबह तो पैसा बना है, लॉन्ग करके तो पैसा बना ही नहीं है इन्फोसिस में। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस में अब गेम ये है कि क्या मार्केट इसको हायर वैल्यूएशन देगा। अब हमको सबको एक चीज़ पता है, इन्होंने एक गाइडेंस दी है जिसमें अपसाइड रिस्क है, एक ईपीएस मार्केट उस हिसाब से एज्यूम करेगा कि इतना ईपीएस आएगा। अब उसके बाद इन्फोसिस को आप 20 टाइम देंगे, 22 टाइम देंगे, 24 टाइम देंगे या 26 टाइम देंगे, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये स्टॉक काफ़ी चल चुका था नंबर से पहले, इसके लिए शायद आज इसने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी। आज मार्केट का मूड भी थोड़ा ख़राब था, अगर यही चीज़ कल हुई होती तो एक मतलब शुरू में तो खैर प्रॉफिट बुकिंग आती, लेकिन 9:30-10 के बाद एक बार के लिए वापस रैली आती है इसमें। आज एक ये वाला फैक्टर भी है, तो इसकी वजह से। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इवेंचुअली ये स्टॉक आउट परफॉर्म ही करेगा। आज भी भले ही गिरा हायर लेवल से, लेकिन है तो आउट परफॉर्मर ही, तो आउट परफॉर्म करेगा यहाँ से भी। बस ये हो सकता है कि थोड़ा और टाइम कंसोलिडेशन में लगा दें, यहाँ पर थोड़ा सा और समय ले सकता है, इस पर नजरें रहेंगी। बहरहाल टॉप ट्रेड काउंट अभी भी है। इस बीच इंडेक्स का एक फटाफट मैं अपडेट देना चाहती हूँ। 24,600 के नीचे हम डिसाइसिवली अपट्रेड कर रहे हैं। हमने इस समय 557 तक के लेवल्स दिखाए, तो डे फ्रेश लोज पर इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ आज के लिए। क्या ट्रेड लेना है? मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी क्या सलाह होगी? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, कुछ स्टॉक्स में नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं, उनमें से एक भारत फोर्ज भी है, जहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। 1595 का सपोर्ट ब्रीच किया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1621 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1530 के टारगेट सेट करेंगे भारत फोर्ज के फ्यूचर में। 1600 का पुट ऑप्शन 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं 1600 के पुट ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल एकदम से मार्केट में एक सेकंड राउंड ऑफ डिक्लाइन शुरू हुई और निफ्टी अब 24,600 के नीचे डे लो पर आया, 230 पॉइंट नीचे 24,570 कंफर्टेबली डे लो पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। और मेरी जो ट्रेड रहेगी वो एचसीएल टेक में शॉर्ट साइड पे रहेगी। एचसीएल टेक में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ये काउंटर आज टर्न करा है, ऊपर नहीं जा पाया है, इंटरडे रेजिस्टेंस में ही रुक गया है। और मेरे हिसाब से नाउ वी आर सो क्लोज टू द बजट कि अब यहाँ से कोई भी रिवर्सल आना होगा तो वो बजट से पहले आएगा, ऐसा नहीं लग रहा। जो है वो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे एचसीएल टेक के फ्यूचर्स को सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1590, और यहाँ पे हम डाउन साइड पे टारगेट लगाएंगे 1550 का एंड 1540 का। ओके, एक्सेल टेक्नोलॉजीज आईटी में आपकी एक्सेल कॉल आ गई। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सपोर्ट के इर्द गिर्द है, तो थोड़ा शॉप करना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग करना चाहूंगा एसबीआई। मतलब एसबीआई जिस तरह से ये अपने ब्रेकआउट दे के नेकलाइन के ऊपर खड़ा है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे फिर से एक बार रिकवरी होगी।
सो मैं एक थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं, लेकिन एक कॉन्ट्रा प्ले का एक स्विंग मैं यहाँ पे कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 890, 891 चल रहा है, 890 का ब्रेकआउट है, 890 के ऊपर बाय करे, 884 का स्टॉप लॉस रखे, और पहला टारगेट होगा 900 901 का, लेकिन मुझे लगता है इसका पेंडिंग टारगेट है वो है 910 से 915 का। तो एसबीआई लुक्स गुड टू मी। ओके, एसबीआई लुक्स गुड। स्नेहा जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? तो जैसे कि मेटल्स में हमने देखा आज वीकनेस है, तो मेटल स्पेस में से जेएसडब्ल्यू स्टील ये काउंटर मुझे सेल के लिए अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पर भी, विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 910 यहाँ पे शॉर्ट करने की राय होगी। पोटेंशियल जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 870। अगर आप ऑप्शंस में भी देखें तो ऑप्शंस के थ्रू भी अगर किसी को ट्रेड करना तो 900 की पुट ऑप्शंस बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये इनफैक्ट एक शॉर्ट साइड का ट्रेड 870 तक टूट सकता है काउंटर जो 890 पर है। सोनिया, आफ्टरनून, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मंदी का ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। सिप्ला फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं, करंट लेवल 1485 पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 1510, टारगेट रहेगा 1460 से 1440। सिप्ला आज हम देख सकते हैं 10, 20, 50 ये ईएमए को सब ब्रेक कर रहा है। 1500 के नीचे ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आ गया है, और पुट में ओपन इंटरेस्ट के अनवाइंडिंग 1440 तक नजर आ रही है। सो एक वीक आउटलुक बनता है टुवर्ड्स 1440, टेस्ट कर सकता है यहाँ से। चलिए, तो सारे सेल ट्रेड्स आई थिंक लिविंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई एकमात्र बाय कॉल है, अदरवाइज भारत फॉर्ज फ्यूचर्स सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील सेल, सिप्ला सेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज सेल। राजेश अग्रवाल फंडामेंटल विशेषज्ञ इस वक्त इस कार्यक्रम में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आज कंप्लीट अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग की ग्रुप में फ्रंट लाइन से ज़्यादा मिड कैप सिंक होते हुए, आज आपका व्यू मार्केट्स पे और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। मार्केट का व्यू अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग है, और कल का लो अगर नहीं तोड़ता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आएगी। एक तो जैसे विंडोज को लेकर दिक्कतें आई, दूसरे अगर आप देखो तो वीकेंड है, तीसरे बजट के बाद सिर्फ बजट से पहले सिर्फ एक दिन का और ट्रेडिंग सेशन सोमवार को बचता है। इस कारण से बहुत से ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की करने का हो सकती स्ट्रैटेजी बनाई हो। और मिड कैप में जो पिटाई हो रही है वो हम इस बात को नकार नहीं सकते कि पिछले 1.5-2 सालों में कई ऐसे मिड कैप है जो 3 गुना 4 गुना हो गए। खास करके जो सेलिंग आ रही है अगर आप देखो तो डिफेंस, रेलवे, यहाँ इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में आ रही है जहाँ की बहुत अच्छा पैसा बना था। तो मैं इसे सामान्य प्रॉफिट बुकिंग समझता हूँ, या आने वाले दिनों में सेक्टर रोटेशन हो सकता है। तो मैं कोई पैनिक वाली अवस्था इस वक्त नहीं देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग है, और कोई लंबी अवधि का निवेशक हो तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आज नहीं तो सोमवार को कुछ अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने। इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड की बात की जाए तो इस सारे पैनल में मैंने देखा सिर्फ राजेश सतपुते जी ने बाय कॉल दी थी, तो मैं अपने नेमसेक के साथ ही जाना चाहूंगा और बाय कॉल ही देता हूँ। मेरी पसंद इस वक्त आईटीसी की रहेगी। अगर आप देखो तो न केवल एफएमसीजी बल्कि सिगरेट्स, होटल्स जो कि बहुत खराब चल रहे थे, होटल्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाना चालू कर दिया है। पेपर में अच्छी बढ़त बनी हुई है, एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि डेयरी और बेवरेजेस बिजनेस में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, डिविडेंड अच्छा देती है, डेट फ्री कंपनी है, और बहुत खुशी होती है कि 150 रुपए के लेवल से मैं लगातार आपके चैनल पे इसे रिकमेंड करता आ रहा हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। छोटी अवधि में मैं समझता हूँ 490 के टारगेट रखने चाहिए, बट अगर कोई साल भर तक रखता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि और भी ऊंचे टारगेट हो जाए। ओके, तो इस समय आईटीसी पर एक बाय कॉल। चलिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात छिड़ी है तो उसी पर बात कर लेते हैं। सर्वर में तकनीकी खराबी आने से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर में एयरलाइंस, इनफैक्ट अगर आप ट्विटर पर जाएंगे इस समय तो देखिए कैसे दुनिया भर की एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स ट्वीट कर रहे हैं। बैंकिंग, टीवी, खैर हमारा सही चल रहा है वैसे, ट्रांसपोर्ट से सब कुछ इम्पैक्ट हुआ है। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड एक बड़ा टेक्निकल इशू जो है ग्लोबली हमने देखा है, जिसके कारण एक बड़ा आउटेज होता हुआ दिखाई पड़ा है। विंडोज़ 10 की जो अपडेट है वो अपडेट करने के बाद आपको यहाँ तकनीकी दिक्कत आ रही है, ग्लिच आ रही है, एक ब्लू स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी आप ये अपडेट कर लें और उसके बाद अगर आप सिस्टम शुरू करने की कोशिश करें तो एक बड़ी ब्लू स्क्रीन आती है। वर्चुअली आपका कंप्यूटर जो है वो
अब काम नहीं कर रहा है। अभी इससे क्या हुआ है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ग्लिच है विंडोज 10 का, इससे क्या हुआ है ग्लोबली, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हों, चाहे वो एयरलाइंस कंपनीज हों, होटल सॉफ्टवेयर्स हों, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हों, सभी के सभी जगहों पे आपको एक बड़ा प्रभाव आता हुआ देखा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस, इनफैक्ट इंडिया में अगर हम बात करें तो आकाशा, इंडिगो और स्पाइसेस जैसी कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स में दिक्कत आ रहा है, जिससे आप ऑनलाइन चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये ऑफलाइन मैनुअल चेकिंग करना पड़ेगा। तो बहुत ही अगर सावधानी बरतिए, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद वो वेब चेक इन ना हो आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल बेसिस पे आपको दिक्कत दिखाई पड़ रही है। बड़े बड़े देशों में ये प्रॉब्लम है, इंडिया तक सीमित नहीं है, ग्लोबली आउटेज देखने को मिल रहा है। अच्छा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से क्या हो रहा है? बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो अपने विंडो से लॉग आउट हो रहे हैं, सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट एक दो टेक्निकल एनालिस्ट से मैं बात कर रहा था तो उनके जो फैल्कन सॉफ्टवेयर्स हैं, थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। ब्रोकरेज की बात करें तो वो अपने ट्रेड सही से नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़े बहुत ग्लिचेज आ रहे हैं, सिस्टम को ऑपरेट करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो जो इंडिया इम्पैक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स पे लिमिटेड है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत ब्रोकर्स और थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज जो अपनी सेवाएं देती हैं सॉफ्टवेयर फ्रंट पे भारतीय शेयर बाज़ारों को, वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है ये विंडोज़ के ग्लिच की वजह से। एक विंडोज का ग्लिच और बहुत सारे परेशान लोग दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट भारतीय बैंकों में मैंने एचडीएफसी बैंक से तो चेक किया था कि कोई दिक्कतें आ रही है या नहीं, क्योंकि ग्लोबली इतना रिपोर्ट किया जा रहा था। उन्होंने बोला अब तक कामकाज ठीक है, आगे देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं। और अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो यानी कि भारत में अब स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में ही है। क्लियरली कुछ कंसर्न्स इस समय ग्लोबली इस मैटर को लेकर उभर कर आ रही हैं और ग्लोबल ये आईटी स्टॉक्स, क्लाउड इंफ्रा वाले कंपनियों में प्रेशर बनता दिखाई दिया है भारतीय बाजार में। लेकिन जो पूरा एक्शन है वो लार्जली, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आईटी से जुड़ा हुआ है और आईटी तक ही सीमित रहा है। एक मैं कुछ पॉइंट रेज करना चाह रहा था। अतुल के नंबर्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं मुझे। आई थिंक एक केमिकल स्टॉक्स में जो करेक्शन आई थी उसके बाद अगर उस पर्सपेक्टिव में इस नंबर को देखा जाए तो अतुल के नंबर्स मार्जिन फ्रंट पर और नेट प्रॉफिट करीब करीब 8% बढ़ा है, 112 करोड़ पर आया है। क्योंकि आई थिंक ईयर ऑन ईयर नंबर्स बढ़ना ही अपने आप में एक केमिकल कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे थे कि इनके नंबर्स एक्चुअली गिर रहे थे सबकी कंपनियों के, और रेवेन्यू करीब करीब 12% बढ़ा है। और मैं मार्जिन देख रहा था, मार्जिन भी अच्छे आए हैं यहाँ पर। अब एक बार उनकी कमेंट्री को और वेट कर लेते हैं। मार्जिन भी 15.4% से बढ़कर 16.9% पर आए हैं। तो एटलीस्ट प्राइमा फेसी हर्षदा, कंसिडरिंग केमिकल कंपनियों में आप अब तक काफ़ी डिक्लाइन देखते आ रहे थे और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स इंप्रूवमेंट पे मार्केट पॉजिटिवली ले रहा था। ये ईयर ऑन ईयर में नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, ये मेरे ख्याल से एक इसको मैं पॉजिटिव देखूंगा। स्टॉक पिछले 1 महीने में चल चुका है, तो आई डोंट नो कितनी पोजीशनिंग उस हिसाब से हुई है, लेकिन आए देखिए 1182 से 1300 समथिंग तक आई है। ये नंबर अच्छा है। EBITDA भी 182 करोड़ से बढ़कर 223 करोड़ पर आया है। तो ये स्टॉक एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर। आज थोड़ा दिन खराब है तो इसके लिए मार्केट वैसे ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन डे हाई पर आने अच्छी रिकवरी इसमें। हाँ, तो 7115 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सोनी, कोई ट्रेड बन रहा है क्या? इनफैक्ट आज सुबह में ये 1780 तक था और उसके बाद करेक्ट हुआ, अब शायद रिट्रेस कर रहे हैं उस लेवल तक। हर्षदा जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है हायर लेवल से। थोड़ा सा जो भी था एक रेजिस्टेंस अभी भी वो इंटैक्ट है, 7200 पे रेजिस्टेंस है। सो जब तक वो 7200 को क्रॉस नहीं करता है, फ्रेश अपसाइड यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। कोई भी फ्रेश लॉन्ग स्ट्रेट लेने के लिए उसको वो रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। उसके ऊपर टुवर्ड 7400 7450 टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6900 पे जाके उसका एक अच्छा सपोर्ट बेस बना हुआ है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। रेजिस्टेंस क्रॉस होने का यहाँ पे इंतजार करना बेटर रहेगा। ओके, अतुल लिमिटेड आपकी स्क्रीन पे 7119 पे ट्रेड करता है। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, आपका केमिकल्स पे टेक क्या है? अब हम एक ऐसे अर्निंग सीजन में जा रहे हैं जिससे पहले रिपोर्टेड 2 क्वार्टर्स के नंबर्स, इनफैक्ट पूरा लगभग 3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स काफ़ी ख़राब रहे, और अभी आपने अतुल के नंबर्स भी देखे। आपका बिलीफ आई थिंक इन सभी बजट और आई थिंक इन शोरगुल से थोड़ा दूर हट के कमोडिटीज़ पे और केमिकल्स पे आपका टेक, और कुछ प्रीएम्प्ट करेंगे आप? कुछ शॉपिंग लिस्ट में है आपकी केमिकल स्टॉक्स? जी, हम लोगों ने 1-2 बार और भी चर्चा करी है आपके माध्यम से कि केमिकल्स अब हमें बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि जो पिछले 1-1.5 साल से दिक्कतें चल रही थी, कई कारण थे। एक तो कोविड के समय हमने देखा था केमिकल स्टॉक्स को बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हुए, तो वो वहाँ से थोड़े से करेक्ट हुए। दूसरे चाइना फैक्टर हुआ, तीसरे जो प्राइसेस थे, वो रियलाइज़ेशन उनके थे, वो कट होते हुए नज़र आए। ये सब कारणों से हमने केमिकल स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से कट देखा। लेकिन अब हमें बॉटम आउट आता हुआ नज़र आ रहा है और हमने कुछ एक स्टॉक्स अपने क्लाइंटों को इस वक़्त रिकमेंड कर रखे हैं हाल-फिलहाल में। उसमें एक तो आर्चन केमिकल्स का है, दूसरे दीपक नाइट्राइट का है, फिनोटेक्स केमिकल का है। तो ऐसे कुछ एक स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं और हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय अतुल अभी भी डिहाई के करीब ही है ये स्टॉक, लेकिन आज मार्केट का मूड थोड़ा सा ख़राब है, तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्टेक्स्ट में ले कि आज मार्केट थोड़ी ख़राब है उस हिसाब से। अच्छा, दो स्टॉक्स हैवेल्स और पॉलीकैब, सेम स्पेस के दोनों स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पैटर्न दोनों का आज। हैवेल्स करीब 5% नीचे और पॉलीकैब यहाँ पर भी आज अच्छी खासी गिरावट, करीब 4-4.5% की। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है इन दोनों स्टॉक्स पर, खासतौर से पॉलीकैब जहाँ पर वापस एक बड़ी करेक्शन स्टार्ट हो गई है? देखिए, हमारी पॉलीकैब पे बाई की कॉल है। एफएमईजी कंपनी है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अगर आप देखो तो न केवल वायर्स में इनके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, बल्कि इन्होंने जो न्यू लॉन्चेस एफएमईजी में किए हैं, वहाँ अच्छी बढ़त बनी हुई है। तीसरे अगर आप देखो तो जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट पे ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है और आने वाले दिनों में जो बजट में भी ऐसा उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के लिए कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है, तो मुझे लगता है कि उससे भी इन कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। दोनों में अगर किसी एक को चुनना हो तो मैं पॉलीकैब के साथ ही जाना चाहूंगा। शायद एक बेहतर ट्रेड, हालांकि वो भी आज करीब 4% नीचे दिख रहा है। अच्छा, इस बीच फटाफट से एशियन पेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और एशियन पेंट आई थिंक हम पहले भी सुबह में डिस्कस कर चुके हैं। 1.5%, 1.1% तक का इजाफा अचानक इस गिरते बाजार में यहाँ पर इस स्टॉक में कुछ मोमेंटम आया है, पोजीशंस लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आप स्नेहा चार्ट्स पर बताइए, कल का हल्का करेक्शन, आज सुबह में जो अग्रेसिव डिप दिखा और वहां से 29.17 पर जो हम रिकवरी दिखा रहे हैं, अब क्या नए मोड की तरफ मूव कर रहा है ये काउंटर? अगर आप एशियन पेंट से काउंटर देखें तो ज्यादा कुछ खास मूव नहीं आया, बट एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हो गया है अराउंड 2800 के आसपास। अपसाइड में जो लेवल वॉच आउट करना रहेगा दैट विल बी एटलीस्ट अराउंड 3000 3050। ये लेवल क्रॉस होता है तो इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा। अगर वो आने के बाद पॉसिबिलिटी करके ये काउंटर एटलीस्ट 3200 250 ये लेवल्स दिखा दे, तो आई वुड से करके कि अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें, बहुत हरी अप नहीं करें लॉन्ग करने के लिए। एक अपसाइड में लेवल वॉच करें 3000 का, 3000 3050 ये सब पास होता है तो फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। एशियन पेंट्स 2966 ये, और साथ ही साथ आपका बर्जर पेंट्स, ये दो स्टॉक्स जो कि अभी तक स्टेबल है। बर्जर पेंट्स अभी भी अगर आप देखें करीब 526-85 पे दो पेंट स्टॉक्स है। मीनवाइल आप लेके आइए, अब इस वक्त HDFC बैंक में कुछ देर से मॉनिटर कर रहा हूँ अपने आप, आई थिंक ऑप्शन समरी में, कि HDFC बैंक की 1600 की पुट में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल राइटिंग इसमें जो 1600 के ऊपर की स्ट्राइक्स हैं सब में विजिबल हैं। सोनी जी, आपका व्यू क्या है? आई मीन पिछले 3 सेशन से ये 1600 को होल्ड कर रहा है। प्लीज़ 1600 की पुट स्क्रीन पर रखेंगे जरा प्लीज़ एक बार। और ये कल जब एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पकड़ा गया था थोड़ा सुबह सुबह, उस वक्त ये 1600 पे सपोर्ट लेके करीब 1621 तक का पुल बैक दे गया है। चांसेस लग रहे हैं कि आपको HDFC बैंक के 1600 के वॉल्यूशन के? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1600 सपोर्ट ब्रेक कर सकता है और वहां पे जितना हैवी ओपन इंटरेस्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो एक अग्रेसिव गिरावट आपको नजर आ सकती है टुवर्ड्स 1570 लेवल। बिकॉज कॉल राइटिंग बहुत अग्रेसिव हो रही है। 1600 1620 पे भी हम देख सकते हैं आज बहुत अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बढ़ते जा रहे हैं, साथ में पुट में एडिशंस नहीं हो रही है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से वायलेट कर सकता है और उसके बाद एक कंटिन्यू डाउनसाइड टुवर्ड्स 1570 नजर आ सकता है। ओके, मीनवाइल अब अतुल देखिए, आप जैसे पीछे थोड़ा एक वार्निंग सी दी थी कि शायद मार्केट का मूड इतना ख़राब है, वो रैली में पूरी सेलिंग आ गई। देखिए एग्जैक्टली वहीं आ गया वापस जहाँ से वो रैली की शुरुआत हुई थी और अब ये करीब 3.25% नीचे आ गया स्टॉक। तो बिल्कुल बहुत दिक्कत का मामला इस समय मार्केट में। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। आज विप्रो में भी अच्छी खासी सेलिंग है। एक बार विप्रो का चार्ट लेकर आइए।
आई थिंक आशीष विप्रो के नंबर्स कब इसी वीक में है या फिर आई थिंक नेक्स्ट वीक है? नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक आई थिंक। इस वीक तो नहीं। हाँ, तो विप्रो पर काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर इस समय। राजेश सतपुते जी, विप्रो पर कोई व्यू? अनुज जी देखिए, मुझे लगता है विप्रो का वैसे अगर आप देखें तो ओवरऑल चार्ट में स्ट्रेंथ है, लेकिन एक चीज हो रही है, उसमें आ रहा है निगेटिव डाइवर्जेंस, तो दैट शोज कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इमीडिएट स्विंग की भी बात करें तो 550 ही इसका इमीडिएट टारगेट होगा। अगर 550 वायलेट होता है तो फिर 530 तक की जगह बनेगी। तो जिनके पास लॉन्ग है उनके लिए तो क्लियर एग्जिट ही बनता है, और शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा 570 का। देखिए फ्राइडे फैक्टर है तो थोड़ा हम सब उसी उसमें आ चुके हैं। विप्रो के नंबर्स आज हैं, वो मेरे को लग रहा था कि मैं कहा कि इस वीक, फिर मैं भूल गया कि आज फ्राइडे। मेरे दिमाग में 29 था, वो 9th तो था बट वो 19 हाँ नहीं, वो विप्रो के नंबर्स आज आने हैं, तो खैर देखिए फ्राइडे को थोड़ी भूलचूल माफ़ होनी चाहिए, तो फ्राइडे को विप्रो के नंबर्स आएंगे। अच्छा, कविता जी जुड़ी है हमारे साथ, एक बार उनकी ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद एक मैनेजमेंट भी तैयार है। कविता जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगी आपकी? Very good afternoon, Anand ji. Good afternoon, everyone. Well, as of now, Jubilant Food अपना 20 EMA breakdown दिखा रहा है। मुझे लगता है यहाँ further selling pressure बढ़ना चाहिए। 560 के level पर as of now है। For the price target of 550, 545, आप Jubilant Food पर एक sell trade initiate कर सकते हैं। 566 का stop loss maintain करें। तेजी वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये आपके लिए, नहीं मंदी वाला है, बेग योर पार्डन, मंदी वाले सारे ट्रेड्स हैं। सीएट पर फोकस करते हैं। सीएट के नंबर्स आज सुबह में हमने देखे, वैसे आप गौर करेंगे तो नतीजों में ऐसा कुछ बुरा नहीं है। मुनाफा बढ़ा 154 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। आय में वृद्धि देखने को मिली है। इबिटा में थोड़ा सा प्रेशर और मार्जिन भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अब यहाँ से आगे की तस्वीर कैसी बनती दिखाई दे रही है, इस पर और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ दरअसल कंपनी के सीएफओ कुमार सुबैया जुड़ गए। मिस्टर सुबैया, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेशनली कुछ प्रेशर है, और इस बीच हम ये कई रिपोर्ट्स पढ़ भी रहे थे कि नेचुरल रबर की प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला। क्या उसी का इम्पैक्ट लार्जली मार्जिन पर बना है? कितना आप अब्जॉर्ब कर चुके हैं, कितनी क्षमता है और अब्जॉर्ब करने की? No, you're right. Largely, the last quarter impact was on account of increase in raw material prices, and we also had a slightly higher marketing spend on account of linkage with the IPL and some additional spend during World Cup. We have not yet passed on the impact of natural rubber. Natural rubber prices are at 12-year high at this point in time, and Indian rubber prices are at a premium to international prices. So we need to look at some additional price increase to mitigate the impact of input and raw material costs. ओके, सुबैया जी गुड आफ्टरनून। तो कैसे मिटिगेट कर रहे हैं और क्या प्राइस हाइक, कंपेटिटिव मार्केट है कंसिडरिंग, कितना आप प्राइस हाइक कर सकते हैं और कितना आपने अब तक किया है प्राइस हाइक? ना हमने मई महीने में स्मॉल इंक्रीज वी टुक इट इन सेलेक्ट फ्यू कैटेगरीज in the range of about 1.5%. And in the beginning of July also, we did a small increase in truck and bus radial and passenger car tires. I think we will take some more increases progressively. That is one way of doing it. Second, our marketing spend will normalize in Q2 and beyond as IPL and World Cup related marketing costs will not be incurred in the coming quarters. So these are the two ways in which I think margins impacted on account of raw material costs would be carried out. ओके मिस्टर सुबैया, एक चीज़ मैंने सीएट के संदर्भ में देखी है और आई थिंक वो नंबर्स पे भी विजिबल है कि आपने स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें एफर्ट्स किए हैं थोड़े वॉल्यूम्स को बढ़ाने की। प्रीमियराइजेशन पे आपने काफ़ी फोकस किया है। इज़ दैट प्रोवाइडिंग एज टू यू राइट नाउ, और वहाँ पे डिमांड कैसी है स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? For us, passenger segment means both passenger car radial tires as well as two-wheeler tires. Particularly in the replacement market, we saw traction. Okay, we managed to get a double-digit kind of a growth in the replacement market in the quarter went by, and we are seeing some momentum in the current quarter and beyond. So therefore, our efforts on passenger segment, both passenger car radial as well as two-wheelers, is certainly visible in the replacement.
In case of OEMs, we have been approved for some models. There has been some delay in terms of launch. So hopefully from Q3 onwards, I think we'll be able to get a higher share of with the OEMs in Q3 and Q4. On the export side, we are certainly seeing a good growth in passenger vehicles. ओके अच्छा सुबैया सर, मैं आपसे एक थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछना चाहता हूँ। जो एक जनरल सेंस मिल रहा है उस पर शायद आपका जो व्यू है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी बड़ी ऑटो कंपनियों ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो डिस्काउंट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं और ये डिस्काउंट्स करीब करीब 2-2.5 लाख तक जा रहे हैं। क्या पैसेंजर व्हीकल्स में आपको पिछले 1.5-2 महीने में ये बात फीलिंग हुई है क्या? मतलब क्या ये ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली है? No, our demand for tires, which is a reflection of passenger vehicle demand, certainly we could see because our growth in Q1 was very subdued at a low single-digit level. So we are seeing weakness in overall passenger vehicle, evident from our own sales to OEMs that we are seeing. But however, from our perspective, as new models will carry CH tires beyond Q2 and Q3, we expect that to grow over the current pace. सुबैया जी, 254 करोड़ 254 करोड़ का आपने कैपेक्स किया है इस क्वार्टर में। कितनी कैपेसिटी पर आप हैं, कितनी बढ़ती हुई दिखाई देगी, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके? No, our capex plan for the current year is about 1,000 crores. We have increased that capex as far as current year is concerned, as our utilization levels are improving. Good news here is that by towards the end of the current quarter or early next quarter, we are going to commission our truck and bus radial tire plant at Chennai. We are increasing our downstream passenger car radial tires in Chennai and also our farm radial tires in Ambernath. So these are the three key projects that we are currently working on. And so therefore, we are also front loading our capex. So normally the capex would be spent more in the later part of the year, considering a demand growth, particularly for our categories of tires. And we decided to front load, and therefore we have spent a proportionate amount against 1,000 crores to 55 crores is what we had spent at Q1. राइट, चलिए सुबैया जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये बात होगी सीएट की मैनेजमेंट से। अब एक काम करते हैं, अच्छा इस पर व्यू ले लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, टायर स्टॉक्स क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? देखिए टायर में हम थोड़ा बुलिश है, क्योंकि अगर आप देखो तो मंथ ऑन मंथ जो ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं वो एक्साइटिंग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे अभी सुबैया साहब भी बता रहे थे कि पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ी सी ड्रॉप देखने को मिली है, बट ऑफ मार्केट टायर्स कह लीजिए या ट्रैक्टर्स वगैरह को देख लीजिए या माइनिंग में देख लीजिए, वहां हमें लगता है कि खपत अच्छी बढ़ी हुई है। तो इस वक्त हम अपने क्लाइंटों को बालकृष्ण में निवेश की सलाह दे रहे हैं। सीएट अगर 2,500 के आसपास मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, या इवन जेके टायर अच्छा लगता है, बट फर्स्ट पिकिंग ऑर्डर पे इस वक्त बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ही रहेगा। बीकेटी पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट में तो वैसे भी नरमी है, अब बाजार क्लियरली फोकस करेगा अगले मूव के लिए जो आज नतीजे आएंगे। एक तो विप्रो जैसे हम मेंशन कर रहे थे, दूसरा लेकिन जो बिग बॉय है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अपने नतीजे पेश करेगा और ये तिमाही दरअसल आरआईएल के लिए क्या लेकर आएगी। हमारे साथ नीरज जी स्टूडियो में आ चुके हैं। स्टॉक थोड़ा सा हल्का ज़रूर है, 1.5% नीचे अहेड ऑफ द नंबर्स। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए जो तीनों सेगमेंट हैं इनके बड़े वाले, उसमें से ऑयल एंड गैस से बहुत अच्छा प्रदर्शन आने की उम्मीद है, तो उसको देखेंगे हम तो नंबर सॉलिड होंगे। केवल ऑयल टू केमिकल में चूँकि पेटकेम और जीआरएम थोड़ा सा नरम रहेगा, उसकी वजह से थोड़ी सी नरमी है। अदरवाइज़ ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो करीब 10% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में मिलेगी। 2,30,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक करना चाहिए और मुनाफा 16,000 करोड़ के आसपास फ्लैट रह सकता है। एबिटा में करीब 4-5% की ग्रोथ की उम्मीद है, जो करीब 40,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। चूँकि क्रूड एक समय बहुत हाई गया था, उसके बाद लगातार सिंगापुर जीआरएम गिरा है नीचे और कंटिन्यूसली गिरा, अब वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स की प्राइसेस थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा नरमी यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑयल टू केमिकल वाले सेगमेंट में। लेकिन ऑयल एंड गैस में 30% एबिटा में ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स, दो जो इनके अलग बिजनेसेस हैं, उसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि
रिटेल वाले में फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, स्टोर और एक्सपेंड किए गए हैं और कुछ नए टाई अप्स किए गए हैं, तो इसलिए उनका भी जो एबिटा है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड है कि करीब करीब 20% की एबिटा ग्रोथ YoY बेसिस पे आनी चाहिए और जियो में भी करीब 11% का सर्ज होना चाहिए। दोनों में इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके कंटिन्यूसली, तो क्या रिजल्ट के साथ कोई अनाउंसमेंट हो सकता है या हमें AGM तक इंतजार करना चाहिए, इसलिए भी स्टॉक रडार पर रहना चाहिए और इसमें एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। आरपू 2-2.5% की ग्रोथ के साथ फ्लैट रह सकता है, चूँकि टैरिफ हाइक अभी हुई है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से आप असेस कर सकते हैं, लेकिन नंबर ईयरली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ओके, ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर, रिलायंस वो कंपनी है जो इस चैनल को ऑपरेटर ऑन करती है। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू क्या है रिलायंस पर? हम इसमें लगातार बाय कॉल देते आ रहे हैं और अभी भी बुलिश हैं। मुझे लगता है कि 18,000 स्टोर प्लस 18,000 प्लस स्टोर के साथ ऐसी कंपनी जो 800-900 स्टोर हर क्वार्टर में जोड़ती हो, रिलायंस रिटेल एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरे जियो में भी हम बहुत उम्मीद कर सकते हैं, अब तो जैसे कि टैरिफ हाइक भी हो चुकी है तो आने वाले दिनों में वहां से भी एक मजबूती निकल के आ सकती है। दूसरे अगर आप देखो तो 5G में खास करके तो 2 ही प्लेयर कहे जा सकते हैं, तीसरे तो ऑलरेडी अभी उतने एक्टिव है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये 2 बिजनेसेस हैं जो कभी भी, जैसे अभी नीरज जी भी बता रहे थे, ये कोई अनाउंसमेंट आ भी सकती है, नहीं भी सकती है, कभी भी वो अनाउंसमेंट आती है जिसको बाजार का इंतजार है तो एक बहुत बड़ा अपसाइड होगा। तो कोई भी गिरावट आती है, खरीदारी की ही सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि 3-6 महीने में मुझे लगता है कि 3250-3300 के टारगेट रखे जा सकते हैं, या कोई का बड़ा नजरिया हो तो मैं समझता हूँ बड़े टारगेट के साथ इसमें हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। छोटे निवेशक इसमें SIP भी कर सकते हैं। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे रिलायंस पे ले लेते हैं, क्योंकि रिलायंस जब आज प्री नंबर्स थोड़ा सा, मतलब बाजार सॉफ्ट है, रिलायंस सॉफ्ट है, आज अपने 20 EMA को छूता हुआ, और ये आई थिंक डेवलपमेंट 26 जून के बाद पहली बार हो रहा है। मानस, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस रिलायंस पे क्या होगा, और अगर एक प्रोटेक्टेड पुट लेनी हो तो वो कौन सी होगी पॉसिबली आपके लॉन्ग ट्रेड के लिए? सबसे पहले तो 20 डे मूविंग एवरेज पे ध्यान देना है। 3100 रुपए के नीचे जाए तो अगर आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए एक पोजीशन बनाई है तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको 3040 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पोजीशन 2 से 3 मंथ की है तब तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, शायद करेक्शन देखने को मिल जाए 3050 तक का, लेकिन लोअर लेवल पे 2950 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं कि अगर एक पुट ऑप्शन ले लिया जाए तो मेरे ख्याल से 3100 वाला पुट ऑप्शन वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके जो प्राइस हैं वो चल रहे हैं 42 रुपीज के आसपास चल रहे हैं, तो उस ऑप्शन में आप पुट ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं कि अगर गिरावट देखने को मिले तो कम से कम यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट निकल आए। तो इस पुट ऑप्शन में आप 24 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं। ये फिलहाल RIL पर एक व्यू, लेकिन रचना जी, ONGC एक ट्रेड जो हम काफी समय से ट्रैक करते आए तेजी में, आज यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल आया है, शायद ग्लोबल प्रेशर्स के चलते या फिर ओवरऑल जो मार्केट में वीकनेस है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कुछ प्रॉफिट बुक अगर हो रहा है और फिसल सकता है नीचे, 300 टेस्ट करेगा क्या दोबारा? जी, ONGC की जहां तक बात है, देयर आर चांसेस कि यहाँ पे जो आज की नेगेटिव प्राइस एक्शन है वो फर्दर फॉलो थ्रू भी दे हमें डाउन साइड पे, स्पेशली अगर मार्केट का ओवरऑल रुख ऐसा ही रहे बजट तक जैसा अभी है, और वो होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो यहाँ पे स्पेशली अगर हम 317 के आसपास का जो लेवल है, जो आखिरी सपोर्ट है, वो अगर टूटेगा तो हम काउंटर को डेफिनेटली 300 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, और ये नेगेटिविटी और ये नेगेटिव व्यू तब तक बना रहेगा जब तक ये काउंटर 325 के नीचे बना रहेगा। चलिए अब बैंकों की बात करते हैं, और HDFC बैंक और कोटक दोनों कल लेकर आएंगे अपने नंबर्स, और कोफोज के नंबर्स का भी इंतजार रहेगा। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। HDFC बैंक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहां तक HDFC बैंक के नंबर्स की बात है, कुछ चीजें तो हमें पता है क्योंकि बैंक ने अपना क्वार्टरली अपडेट पहले से शेयर कर रखा है। साल दर साल एडवांसेस 52% बढ़े थे और सीक्वेंशियली 0.8% गिरावट थी। ऐसे डिपॉजिट साल दर साल तो 24% बढ़े थे, पर तिमाही दर तिमाही एकदम फ्लैट आंकड़ा था। अब नंबर्स क्या एक्सपेक्टेड है वो बता देता हूं। NII साल दर साल 27% बढ़ेगा, सीक्वेंशियली केवल 2% का उछाल।
मुनाफा साल दर साल 32% बढ़ेगा, सीक्वेंशली केवल 3% का इंप्रूवमेंट। वो इसीलिए क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी मैंने आपको डिपॉजिट्स और एडवांसेस के क्यों आंकड़े दिखाए थे, क्योंकि वो ठंडे थे, उसी का इंपैक्ट मॉडेस्ट ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। एनआईएम्स फ्लैट एक्सपेक्टेड है 3.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू। साल दर साल मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट्स का दबाव होगा, 4.1 से घट के 3.5% पे आ रहे हैं, क्योंकि हायर फंडिंग कॉस्ट हैं। साल दर साल वैसे देखते नहीं है इनको, लेकिन फिर भी क्योंकि हायर फंडिंग कॉस्ट है इसीलिए मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, पर सीक्वेंशली फ्लैट होंगे। एसेट क्वालिटी हमेशा की तरह स्टेबल ही देखने को मिलेगी। नेट एनपीए 0.3% पे फ्लैट, ग्रॉस एनपीए 1.2% के आसपास। मैनेजमेंट की कमेंट्री मार्जिन आउटलुक पर बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अब रीरेट तभी होगा जब डिपॉजिट्स और लोन्स में उस ग्रोथ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो मैनेजमेंट की कोई भी कमेंट्री इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस स्टॉक के आगे की चाल के लिए। ओके, तो ये इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक, साथ ही कोटक भी आशीष कल आएगा, इसका प्रदर्शन कैसे रह सकता है? हाँ, दोनों बैंक कल ही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की जहां तक बात है, आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर जो था Q4 की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग थी। डिपॉजिट ग्रोथ, इवन एडवांसेस मल्टी क्वार्टर हाइस पे पहुंचते हुए नजर आए थे। और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट्स और एनआईआईज में एक डिसेंट हेल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अच्छे लोन्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एनआईआई 13% का जंप होगा साल दर साल। मुनाफे में ब्रोकरेज डिवाइडेड है, खैर 3, 5, 7% के बीच मुनाफे की ग्रोथ की बात करी जा रही है। पर डिपॉजिट्स हेल्दी 19% साल दर साल का जंप, लोन्स में 18% के आसपास का अपटेक एक्सपेक्टेड है। एसेट क्वालिटी इसकी भी स्टेबल रहेगी। 1.39% पे ग्रॉस एनपीएस लास्ट क्वार्टर में थे, 1.37 आपकी स्क्रीन पर आएगा, पर ब्रोकरेजेस 1.3 से लेके 1.39 के बीच में, यानी कि स्टेबल से कुछ इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में एक्सपेक्ट कर रही है। नेट एनपीए स्टेबल 0.34% के आसपास रहेंगे। मार्जिन्स में जरूर इसके भी हिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडिंग कॉस्ट बढ़ रही है, वो अक्रॉस द बोर्ड सबके मार्जिन्स पे इंपैक्ट शायद दिखाती हुई नजर आए, इंक्लूडिंग कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, तो यहाँ पे दो बैंक्स महत्वपूर्ण कंप्लीट कर लिए गए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक। आशीष, ये कोफोर्जी का एक्सपेक्टेशन है इस बार, और यहाँ पे कुछ फायरवर्क्स पॉसिबल है इस बार? फायरवर्क्स तो मुश्किल है इस बार आईटी से, बस ये कि एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर कर दें काफी है। कोफोर्ज के जहां तक नंबर्स की बात है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 1% क्यू ऑन क्यू। कांस्टेंट करेंसी में जो एनालिस्ट ज्यादा देखते हैं 1.5% क्यू ऑन क्यू। और ये अपटिक जो आ रहा है 1.5% का इंप्रूवमेंट, क्योंकि ट्रैवल और इंश्योरेंस वर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है कोफोर्ज के लिए, उनमें एक इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जहां तक मार्जिन्स की बात है, करीब 140 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा, कुछ ब्रोकरेजेस 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% दबाव की बात कर रही है, कुछ अप टू 2% के दबाव की बात कर रही है। पर मोटा मोटी पोल कहता है 1.5% के आसपास मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वीजा पे खर्च की अकाउंटिंग इस क्वार्टर में होती है, और जो बिलेबल हेडकाउंट है यानी कि कर्मचारियों की संख्या वो बढ़ रही है, उसका खामियाजा इस बार मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा। नजर कहां रहेगी या कमेंट्री क्या इंपॉर्टेंट होगी? इसके लिए तो डिमांड बैंकिंग वर्टिकल में खास तौर पे, डील विंस लार्ज वाली कैसी चल रही हैं, एम्प्लॉय एडिशंस के अब क्या प्लान्स हैं, और ये CY24 कह लीजिए या FY25 कह लीजिए, इसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का आगे इन्वायरमेंट ये लोग कैसे देख रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। और वो जनरली सारी आईटी कंपनी से आप यही सुनना चाहोगे। मीनवाइल अल्ट्राटेक के नंबर्स आए, और नंबर एटलीस्ट पहला नंबर स्लाइटली इन लाइन से थोड़ा एक्सपेक्टेशन से वीक है। 1695 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 1732 करोड़ के करीब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। एबिटा 3041 करोड़ का आया है, पोल था करीब 3300 करोड़ का। ये शायद एक कारण है कि अल्ट्राटेक नहीं चल रहा था। आप देखिए बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन समहाउ अल्ट्राटेक नहीं चल रहा था, क्योंकि शायद मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन था कि थोड़े से नंबर्स अल्ट्राटेक के वीक रहेंगे। रेवेन्यू काफ़ी कम, एक्चुअली 18,070 करोड़, और मार्जिन पर अच्छी खासी मार पड़ी है, 16.8% पर आया मार्जिन, जो पोल था वो 18.4% का था। तो इसके लिए तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नंबर ख़राब है, लेकिन एक बार एक काम करिए, एक बार अल्ट्राटेक का चार्ट दिखाइए। आई थिंक ये स्टॉक चला नहीं है, जो कि सीमेंट के बाकी सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त चले। एक महीने में फिर भी चला है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक से मुकाबले, लेकिन नंबर्स खराब लग रहे हैं प्राइवेट के। यहाँ पर अनुज इनफैक्ट ये भी अनुमान था कि रियलाइजेशंस यानी कि सीमेंट की कीमतों में जो प्रेशर आया है वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। उस पर आगे देखेंगे कि क्या अपडेट आएगा। लेकिन आप देखिएगा
वो रियलाइजेशन प्रेशर लार्जली आपको दालमिया भारत के केस में भी देखने को मिला था। तो नंबर्स खराब, 2.5% नीचे वो स्टॉक। अग्रवाल साहब, आपकी कवरेज है अल्ट्राटेक पर, नतीजे तो एकदम फीके से भी खराब हैं, फीके भी नहीं, खराब ही आप कहेंगे। 300 पॉइंट नीचे आ चुका है स्टॉक। देखिए, बात सही है, आपके नतीजे उम्मीद से खराब आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक क्वार्टर के नतीजे के लेकर के इस तरह की लार्ज स्केल कंपनीज को नहीं कहा जा सकता कि उसे डाउनग्रेड किया जाए। मैं समझता हूँ कि गिरावट खरीदारी का मौका है। सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ अल्ट्राटेक एक बहुत बड़ी कंपनी है, दूसरे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तीसरे अगर किसी को कंफर्ट चाहिए हो कि भाई इतनी वोलेटिलिटी नहीं चाहिए तो वो ग्रासिम खरीद सकता है, जो कि अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी कही जा सकती है, जहां पर आपको अल्ट्राटेक के साथ उनके पेंट के बिजनेस, उनके बीएसएफ के बिजनेस वगैरह भी मिलते हैं और वहां पे भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ इन दोनों ही कंपनियों में जो लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी करते हो, खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट एक डिसेंट परफॉर्मेंस इस नंबर में देखने को मिला, वॉल्यूम ग्रोथ का अनुज 5 से 6% के अनुमान के सामने 6%। तो यही एक चीज है जो एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, और वो भी हायर रेंट पर मीट कर रही है। बाकी नंबर्स तो निराशाजनक। बिल्कुल। और अल्ट्राटेक देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है इस कंपनी की। तो यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर थी, क्या होता है, अब जैसे कई साउथ बेस्ड कंपनी है उसमें आप फिर भी अच्छे नंबर दे सकते हैं, या कभी ईस्ट बेस्ड कंपनी के नंबर अच्छे आ सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अल्ट्राटेक क्योंकि पैन इंडिया का कंपनी है और ये नंबर्स पर काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता है। अच्छा, मार्केट एक और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्ट्राटेक अपने नंबर्स के साथ शायद कहीं इंडिया सीमेंट के ओपन ऑफर का भी ना अनाउंसमेंट करे, तो उस पर भी, इसके लिए इंडिया सीमेंट जिस तरीके से भागा था तो उस पर भी नज़र रहेगी, वो भी एक फैक्टर था। बट एनीवे, ये नंबर प्राइमा फेसी कोई इतने वाव नंबर नहीं है। बाकी अब क्या होता है, सीमेंट के नंबर्स में कई बार देखना पड़ता है आपको रियलाइजेशन, वॉल्यूम, ये सब में क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं। तो कल मेरे ख्याल से ज़्यादा इसका मैच्योर रिएक्शन रहेगा, इसको कल डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी एक काम करते हैं, 4 का चौका आज की ट्रेड्स ले लेते हैं। मानस के पास जाएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, सोनी पटनायक से आज FNO सुपरस्टार ट्रेड लेंगे हम, कविता जैन से चार्ट का चमत्कार और राजेश अग्रवाल जी से मिड कैप फंडा। मानस, क्या रहेगा आपका सस्ता ऑप्शन? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए NMDC के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। NMDC के 230 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 5 रुपए 70 पैसे का भाव चल रहा है। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और 10 रुपए के टारगेट सेट करेंगे NMDC के 230 के पुट ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पे सस्ता ऑप्शन 230 की पुट ऑप्शन NMDC की। FNO सुपरस्टार पिक करते हैं सोनी जी से। सोनी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे रहेगा SBI कार्ड फ्यूचर सेल करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल 719 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 730, 730 का। टारगेट है यहाँ पे 700 और 690। सिमिलर एक ब्रेकडाउन दिया है चार्ट्स पे, 10, 20 और 50 EMA को आज ब्रेक करते हुए नजर आया है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है। सो एक लोअर सपोर्ट 690 की तरफ टेस्ट कर सकता है, इसलिए सेल का रिकमेंडेशन है यहाँ पे। ओके, तो ये सेल साइड का एक और रिकमेंडेशन आता हुआ, पहले NMDC का पुट और अब SBI कार्ड में शॉर्ट ट्रेड। कविता जी बताइए, आपका ट्रेड, चार्ट का चमत्कार। सो रेलवे काउंटर से मुझे लगता है RVNL में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 613 के लेवल पर है, डिक्लाइन अप टू 608, यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 598। मुझे लगता है यहाँ पर रिकवरी होनी चाहिए अप टू 640, 650 के प्राइस लेवल। ओके, तो चलिए, ये इस समय हो गई कविता जी की ट्रेड। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी, आपके पिक। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से हम इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखो तो डक्टाइल आयरन पाइप्स के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर कही जा सकते हैं। 7.25 लाख टन के आसपास की कैपेसिटी है, 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, USA में। और सबसे बड़ी बात है कि डेट लगातार कम कर रहे हैं। श्रीकालाहस्ती के मर्जर के बाद एक बड़ा प्रेजेंस हो गया है, करीब करीब 32% के आसपास का मार्केट शेयर हो गया है। और जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, फिर वो चाहे सीवेज के हों या वाटर सप्लाई के हों, दोनों ही हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि हो सकता है कि बजट में कुछ फेवरेबल अनाउंसमेंट भी आ जाए। वैसा आता है तो बहुत जल्दबाजी में एक अच्छा अपसाइड मिलेगा। नहीं भी तो हमें लगता है कि अगर कोई 9 से 12 महीने स्टॉक को रखता है तो 240 के टारगेट इसमें आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ हमारी बाई की कॉल है।
साइड का ट्रेड इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में, चले फटाफट से सारे ट्रेड में आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। एनएमडीसी के साथ शुरुआत हुई थी, 230 का पुट सुझाया है मानस ने, जहाँ पर टारगेट आपका 10 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप ₹2.90 पर लगाइए। सोनी शॉर्ट कर रही हैं एसबीआई कार्ड को, 700 और 690 तक फिसल सकता है काउंटर, 730 स्टॉप लॉस रहेगा। आरबीएनएल पर हालांकि अगला ट्रेड आया है बाय साइड का, डिप्स पर ही खरीदा बेहतर है, 640 650 के टारगेट के लिए, 598 स्टॉप लॉस। और अभी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पर राजेश अग्रवाल बाय कॉल दे रहे हैं, 240 का टारगेट यहाँ पर बैठता हुआ दिखाई देगा। ये है वो सभी ट्रेड्स जहाँ पर इस समय पोजीशंस आप ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और गौर करिएगा ये वो सभी काउंटर्स हैं जो इससे पहले अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुके हैं। एक ओएनजीसी हमने मेंशन किया, अल्ट्राटेक नंबर्स पर फिसलने लगा है। आप एनटीपीसी देखिए, आप पावर ग्रिड देखिए, ये सारे वो काउंटर्स हैं जहाँ पर काफ़ी तगड़े गेंस लोगों ने एंजॉय किए हैं। अब ये जो हल्का हल्का करेक्शन आ रहा है, राजेश जी, राजेश सातपुते, एनटीपीसी पावर ग्रिड क्या मौका ढूंढना चाहिए डिप्स पर खरीदने का, या फिर एक ये समय है जहां पर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा शांत होकर बैठे, बजट के बाद नया ट्रेड ले? अर्षदा जी देखिए, एनटीपीसी की बात करें तो आज यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है जिसका टारगेट 350 है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 300, अगर किसी को लॉन्ग करना है तो देन ही शुड वेट फॉर द करेक्शन टू गेट ओवर। आई थिंक 350 के आसपास का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। अगर पावर ग्रिड की बात करें तो आज इसने 20 डीएमए को वायलेट किया है, तो ये अप्रोच करेगा अपने 50 डीएमए की तरफ जो करीबन 322 का है। तो मुझे लगता है अगर इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी भी सेटल होता है और स्टॉक्स भी थोड़े बहुत यहाँ पे शांत होते हैं तो डेफिनेटली बाइंग करें। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है दिस इज जस्ट आप करेक्शन, आप कह सकते हैं कि थोड़ी शुरुआत है, तो आज के लिए थोड़ा अवॉइड करें। जब करेक्शन खत्म होता है तब इसमें सपोर्ट के आसपास बाय करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दीपक शिनॉय हमारे साथ होंगे और क्या इस समय मार्केट में बाय करना है या सेल करना है, इन सब पर बातचीत करेंगे उनके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, मार्केट में कोई रिकवरी टिक नहीं पा रही है। इनफैक्ट निफ्टी अब 24,550 के नीचे। हर्षदा जो सवाल आप पूछ रही थी मुझसे कि 24,600 के अगर नीचे, तो 24,600 तो गया अब 24,550 के भी नीचे आ गए। और मैं वही कहूँगा फिर जो मैंने कहा था, 24,500 के नीचे अगर ये बंद हुआ मार्केट तो ये बहुत नेगेटिव क्यों होगा। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बजट से पहले एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहता हो, क्योंकि यू नेवर नो बजट में क्या आ जाए। वैसे भी इतनी बड़ी रैली हो चुकी है, क्या आ जाए बजट में, यू नेवर नो। तो एक बार आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहें। सबसे बड़ा एग्जांपल मिड कैप में 1200 पॉइंट की अब मिड कैप इंडेक्स में गिरावट, और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार आप जरा स्क्रीन पर। इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन मैंने लास्ट आई थिंक पूरे एक महीने में नहीं देखा है। 1:6 इस समय एडवांस डिक्लाइन हो गया है स्क्रीन पर, और काफ़ी वाकई में काफ़ी ख़राब। परसिस्टेंट 7%, संवर्धन 7%, डिक्सन 6%, कमिंस 6%, MCX 6%, टाटा स्टील 5.5%, हेवल्स, HPCL, अपोलो टायर्स, काफ़ी गिरावट है, काफ़ी गिरावट है। बात करते हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शिनॉय से। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये थोड़ी सी प्री बजट नर्वसनेस है, या जस्ट बिकॉज मार्केट बहुत चल चुका है, एक शायद थोड़ा एक्सक्यूज़ ले लिया आज मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग का? बहुत सारे रीजन होंगे अनुज जी। एक्चुअली अब रीजंस अगर आप स्टार्ट करें देखना तो रीजंस तो हमारे पास काफी पहले से भी थी कि अगर आप देखें यूक्रेन का जो वॉर है या फिर इसराइल का जो वॉर था, कल का न्यूज आया चाइना और ताइवान के बीच में कुछ हो सकता है। ऐसे तो आई थिंक यूजुअली न्यूज आते रहते, न्यूज फ्लो आती रहती, लेकिन अभी जो हुआ है आई थिंक इट्स अ नेचुरल करेक्शन। जो स्टॉक्स अभी ऊपर गए हैं तो उस तरह से जिस हिसाब से ऊपर गए हैं उसी रेशियो में शायद करेक्शन भी आ रहा है, और ये नॉर्मल है। अभी तो स्टॉक मार्केट सिर्फ 2-3% ही नीचे ऑल टाइम हाई से, तो उतना भी करेक्शन भी नहीं कहा जा सकता अभी तक के लिए। पर ये नेचुरल है कि आई थिंक हर टाइम पे ऐसे करेक्शन आते जाएंगे। ये थोड़ा सा शायद कुछ स्टॉक्स के लिए ज्यादा वायलेंट है, 5-6% गिरे हैं, लेकिन आई थिंक मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये ऐसे आई थिंक एक ना एक दिन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि जब आपके स्टॉक्स मार्केट से कई बार ज्यादा गिरे
और ऐसा इंडिकेशन देखिए लॉन्ग टाइम मतलब और गिरने की मतलब और गिरने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है ये कि अगर आप जब तक आप 10% करेक्शन ना देख लो तब तक उसको करेक्शन भी नहीं कहा जा सकता। तो आई थिंक ये नॉर्मल मूवमेंट है मार्केट का। ओके, नॉर्मल मूवमेंट है। अच्छा दीपक, आप आईटी को आई थिंक बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब आपने बड़े नंबर्स देखे सारे, आज का मार्केट का रिएक्शन कैसा लगा आपको इन्फोसिस को लेकर? क्योंकि ओवरनाइट एडीआर 8% ऊपर था। आज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक काफ़ी चलेगा, सबके ब्रोकरेज के टारगेट्स भी बहुत शानदार थे, लेकिन ऊपरी लेवल से काफ़ी फिसला स्टॉक और अब सिर्फ 1.5% ऊपर। हाँ, ये एक्चुअली हम इन्फोसिस के बारे में तो वी कैन नॉट कमेंट क्योंकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट है। पर इन जनरल जो आईटी के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअली नॉर्मल से रिजल्ट आए हैं ओवरऑल। और लेकिन स्टॉक प्राइसेस काफी बढ़े हैं इंक्लूडिंग टीसीएस जिसको हम ओन करते हैं। मतलब मुझे तो लगता है ये कि कमेंट्री आया कि आई थिंक थोड़ा सा अभी द द थोड़ा सा दिखने लगा है कि आगे जाके एंड ऑफ द ईयर तक दे विल हैव मोर क्लैरिटी कि आगे मार्जिन्स और रेवेन्यूज इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और आई थिंक कुछ कुछ कंपनीज ने बोला है कि अच्छा विल गिव यू गाइडेंस कि थोड़ा सा गाइडेंस हम इंक्रीज करते हैं, पर इससे ज्यादा इनफैक्ट अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मुझे लगता है कि यूएस इलेक्शंस के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या आगे जाके होगा, बिकॉज यूएस में भी काफी कंपनीज ने होल्ड करके रखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स को एक तरह से। अगर आप इंडिया में भी देखें तो काफी कंपनीज के जो रिजल्ट आए हुए लास्ट मई अप्रैल मई जून क्वार्टर के वो काफी खराब आए, इसलिए आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजंस नहीं आए या फिर लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये इलेक्शंस होने वाले थे और लोग वेट कर रहे थे। तो उसी हिसाब से अब यूएस में भी यही काइंड ऑफ स्लो डाउन होगा अप टिल नवंबर। उसके बाद आई थिंक वो लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आईटी विल स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट गिविंग बेटर गाइडेंस। लेकिन अब तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा मतलब वो स्टॉक्स काफी चले नहीं थे अब तक, लेकिन अब चलने लगे हैं, इसलिए शायद ये होगा कि काइंड ऑफ बैलेंस हो गया है कि बाकी नहीं चल रहे अभी तो आईटी चल रहा है, सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रेरियन प्ले हो रहा है बस। थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन प्ले आईटी में। अच्छा, पॉलीकैब और हेवल्स दोनों कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं और एक चीज दोनों ने मेंशन की है कि थोड़ी सी इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग देखने को मिली थी Q1 में, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब ये दोनों ही डार्लिंग्स रहे हैं दीपक का। इन नंबर्स के बाद क्या कुछ सिग्नल्स हैं कि आगे पिकअप आता हुआ दिखाई देगा? पॉलीकैब कह तो रहा है कि अपने गाइडेंस को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो FY25 में नहीं बात करते, वो कहते हैं 26 तक आता हुआ दिखाई देगा। अब इन्वेंट्री लेवल्स जुलाई ऑनवर्ड्स कुछ नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या एक्सपोजर लेना चाहिए इन स्टॉक्स में, क्योंकि नंबर्स इतने कुछ खास उत्साहजनक तो थे ही नहीं। फंडामेंटल्स पे देखा जाए हर्षिता जी तो ये होगा कि आई थिंक इन स्टॉक्स के जो मतलब वैल्यूएशंस हैं उतने ज्यादा हैं इन कंपैरिजन विद कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज दोगे तो शायद स्टॉक प्राइस के लिए बिल्कुल नेगेटिव ही होगा। अगर आप ये भी बोल दें कि एक दो क्वार्टर इसमें डिमांड की आशंका नहीं है या फिर कुछ जैसे उन्होंने कहा इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने डीलर्स को ज्यादा केबल्स वगैरह उन्होंने बेच दिए थे, लेकिन वो डीलर्स आगे नहीं बेच पाए, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को अभी वो पहले इन्वेंट्री को खाली करेंगे और फिर और नए ऑर्डर्स लेंगे कंपनी से। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्चुअली डिमांड पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम ही है। ये हमें देखना आगे है कि ये डिमांड जो कम हुआ है वो एक्चुअली वापस आता है कि नहीं आता है। मेरे हिसाब से ये भी हुआ है कि काफी प्रोजेक्ट्स इलेक्शंस के लिए थोड़े से डिले हो गए हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा डिमांड काइंड ऑफ एक डिमांड विंडो सा बन गया है जो शायद इस क्वार्टर में आ जाना चाहिए, लेकिन मोस्टली बजट के बाद ही आएगा, क्योंकि जब लोग बजट देखेंगे कि क्या होने वाला है उस हिसाब से उसके बाद ही आएगा अगर बजट में आना, लेकिन फिर जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में आएगा। तो आई थिंक एक और क्वार्टर दिया जा सकता है देखने के लिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन। लेकिन अगर आपकी पोजीशन है तो आई थिंक बिल्कुल आप देखें कि अगर इफ इट इज टू बिग अ पोजीशन फिर उसको थोड़ा सा हल्का कर सकते हो, लेकिन अगर
अदरवाइज अगर आपकी पोजीशन है और लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो शायद आप बहुत सारा प्रॉफिट में हो, तो आप देख सकते हो एक और क्वार्टर बिफोर यू मेक अ डिसीजन कि परमानेंटली डिमांड कम हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बीच एक बार जरा HAL लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 4808, और आई थिंक 3 जून के बाद ये दूसरी बार है जब HAL इतना पेन में है पूरे एंटायर करियर में। आई मीन टफेस्ट डे था 3 जून, उसके बाद कल का दिन, और आज ये सेलिंग जो है वो एक्सटेंड करती हुई। दीपक जी, आपका व्यू इस वक्त डिफेंस स्टॉक्स पे क्या है? देखिए, एक तो ये बात है कि भाई बजट से पहले एक जनरल सेंस क्या बन रही है इन स्टॉक्स पे, दूसरी बात स्पेशली HAL को प्रोस्पेक्टिव में रख के और एक डसॉल से कंपैरिजन किया गया था, उनके टॉप लाइन, उनके बॉटम लाइन, और क्या बाजार एंटरप्राइज वैल्यू देता है इन दो स्टॉक्स को, वो काफ़ी एक गंभीर आई थिंक और एक बहुत सटीक एनालिसिस था। आपका व्यू, क्या कुछ समय के लिए इन स्टॉक्स पे अप्रोच रखनी चाहिए इस वक्त? सो आई थिंक एक तो बजट में आपको रिस्पॉन्स आएगा कि अगर क्या इंडिया अभी भी उसी पोजीशन में है कि देखिए जो हम इंपोर्ट करते थे पहले, अब हम उसको खुद बनाएंगे। अगर ये पोजीशन कंटिन्यू रही तो कंपनीज HAL जैसी जो और काफी सारी जो डिफेंस कंपनीज हैं, इनमें सारी हमारी पोजीशन है, थोड़ा सा बायस है मेरा इसमें। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इंडिया एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अपने डिफेंस इंपोर्ट को कम करना चाहती है। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था लास्ट ईयर, और ये सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। तो अब अगर इंडिया अपना इंपोर्ट कम करने लगे, अपने जो बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो डोमेस्टिक कंपनीज को देने लगे, और ये आपको रोज अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। अर्लियर 16 को ऑलरेडी एक और अनाउंसमेंट आया था कि एक 200 करीब के आइटम्स तो उन्होंने अभी बोल दिया कि इंपोर्ट नहीं होंगे, आपको डोमेस्टिक ही बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से HAL और डसॉल्ट का कंपैरिजन इज नॉट द सेम। वहां पे इतना ऑर्डर फ्लो की मतलब इतने ऑर्डर फ्लो के चांसेस है नहीं कंपेयर टू जैसे HAL या फिर हमारे बाकी जो कंपनीज हैं डिफेंस में उनके ऑर्डर्स के मुताबिक। बट वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा हो गई, और जब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो दिन में 4, 5, 6, 10% तक भी आराम से स्टॉक मूवमेंट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा रखते हैं और इनमें जो ऑर्डर फ्लोज है वो काफी स्लो है, मतलब 3-4 साल लगेंगे उस ऑर्डर फ्लो को आने में। तो कभी कभी प्राइस पहले भाग जाता है और फिर उसको नीचे जब डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं तो नीचे भी स्टॉक्स आ जाती हैं। और कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स भी होती हैं, कभी कभी लिक्विडिटी का भी इशू हो जाता है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल होंगी। 4-5% ऐसे स्टॉक्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा था तो भी 5-6% ही जा रहा था ऊपर, तो नीचे भी इसी तरह से आएगा। ये नहीं कि ऊपर धीरे से जाएगा, और आई मीन ऊपर तेज जाएगा और धीरे नीचे आएगा, कुछ मार्केट्स में तो नहीं होता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में इन सारे कंपनीज के फ्यूचर बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन वैल्यूएशंस में आई थिंक 5-10% इट कैन मूव इजीली इन 2-3 डेज। तो आपको ऐसे पोजीशंस रखने चाहिए जिसमें 5-10-20% आपको ज्यादा हर्ट ना करे। ओके, मीनवाइल BPCL के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। 3015 करोड़ का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन करीब 3310 करोड़ की थी। देखिए, सेल्स BPCL जैसी कंपनी के लिए इतना मायने नहीं रखती हैं जितना प्रॉफिट और EBITDA, लेकिन प्रॉफिट अनुमान से थोड़ा कम है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा क्वार्टर था जिसमें कंपनियों को प्राइस कट भी लेना पड़ा था। और पिछले साल तो ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा था कंपनियों के लिए, 10,500 करोड़ के करीब नंबर था, लेकिन उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट क्वार्टर था। 7.86 पर बैरल डॉलर्स का यहाँ पर GRM है कंपनी का। तो मोटा मोटी माना जाए कि नंबर्स कोई बहुत खास नहीं है BPCL के, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि इस क्वार्टर में एक वन ऑफ भी था, कि इन सेंस कि प्राइस कट लिया था कंपनियों ने। दीपक, अब क्या व्यू है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, क्योंकि अब कुछ टाइम के बाद महाराष्ट्र के इलेक्शंस आएंगे, वो भी बड़े इलेक्शंस होंगे, तो उससे पहले थोड़ा अनलाइकली है कि कोई बड़ा प्राइस हाइक अनाउंस हो। हाँ, हमारे पास BPCL है हमारे पोर्टफोलियो में, जिसको थोड़ा सा बायस है यहाँ पे। लेकिन इनका जो आई थिंक इनको कभी भी आप फ्री प्राइसिंग के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि ये लोग जितना अपना
रेवेन्यू कमा सकते हैं उतना कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ये है कि कंपनी में के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वेरी लो, रिलेटिवली लो डेट, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। उनके पास जितनी रियल एस्टेट ज़मीन है वो तो उनके बैलेंस शीट पे सिर्फ कॉस्ट पे है। काफ़ी जगह पे उनके पास इतनी अच्छी रियल एस्टेट है कि वो अलग से अगर आप वैल्यू करो तो वो भी एक एक्स्ट्रा वैल्यूएशन का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इसमें यूजुअली ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड का प्ले होता है, और मुझे लगता है इस बार क्योंकि थोड़ा-सा उन्होंने प्रॉफिट्स कंपनी को बनाने दिया है गवर्नमेंट ने, तो उस हिसाब से आई थिंक डिविडेंड थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा इवेंचुअली, मे बी नेक्स्ट ईयर। तो अ, अब जैसे आप बोल रहे थे इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से उनके प्राइसेस कम, सेलिंग प्राइसेस ज़्यादा वो अपना बढ़ा नहीं सकते हैं। पर यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल रेंज में है। तो उस हिसाब से वो उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि पहले क्रूड प्राइस और ज़्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा-सा कम हो गया है। पहले नियर $100 के करीब हुआ करता था, अभी $80 के करीब है। तो उस डिफरेंशियल में वो अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं। और इस बार और नेक्स्ट क्वार्टर में रिफाइनिंग मार्जिन पे थोड़ा-सा उनको बेनिफिट मिलेगा। तो शायद नियर टर्म में कैश फ्लो अच्छा है, पर ये सिर्फ एक डिविडेंड जैसा स्टॉक है। आई डोंट थिंक इसमें आप ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कोई धुआंधार चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा आई डोंट थिंक होगा। तो इसको बस उस नज़रिए से देखें कि इसमें डिविडेंड शायद अच्छा आ जाए, पर उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मेनी थिंग्स विल हैपन। दीपक, कंसिडरिंग बजट अगले मंगलवार को है, आपने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है अहेड ऑफ दिस बिग, आई डोंट नो कितना बड़ा इवेंट रहेगा? कुछ ऐसी एरियाज जहाँ पर आपने शायद अपनी पोजीशन हल्की की हो, कहीं पर वेट ज़्यादा रखा हो, कैसे पॉइज किया आपने अपने पोर्टफोलियो को इस समय? अभी तो हर्षिता जी, हमने थोड़ा-सा अपने पोर्टफोलियो में जो वेट्स कुछ ज़्यादा हो गए थे कुछ स्टॉक्स के, तो थोड़े से उनको कम किए हैं। थोड़ा कैश है वो मार्केट की वजह से हम जब कुछ बेचते हैं तो 2 दिन बाद और 1 दिन, 1.5 दिन बाद ही पैसा आता है। तो विद दैट मच अमाउंट थोड़ा-सा कैश है, लेकिन वो डिप्लॉय हो जाएगा नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली। अभी हम पूरे डिप्लॉयड ही होंगे, शायद बजट में कुछ सिग्नल्स का देखेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए हमारे कोर थीम्स और फिलॉसफीज में, जैसे कि कोई अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ऐसी थीम्स में अगर कोई भी बजट में कुछ एडवांटेज हमें देखने को मिले, तो हम थोड़े से उन प्लेयर्स को थोड़ा सा ओवरवेट करेंगे। और कंपैरिजन में हमारे जो थोड़े से और प्लेस थे आईटी वगैरह, उनके उनके हमने वेट थोड़े से ज़्यादा किए हुए हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम। और जो हमारी कुछ पोजीशंस थी जो बिल्कुल छोटी सी थी, हम उनके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम यूजुअली रिजल्ट्स का वेट करके फिर वेट बढ़ाते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा वो कैश डिप्लॉय हो ही जाएगा जैसे वेट्स चेंज करेंगे। पर मुझे नहीं लगता ये धुआंधार बजट होने वाला है, चेंज होने वाला है कुछ, क्योंकि ये मिड ईयर बजट है, इसमें ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी कह दूं कि मैं ऐसा तो कह रहा हूं, लेकिन 2004 में जो बजट हुआ था वो भी इलेक्शन के बाद, उस बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स को हटाया गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि मिड ऐसे जुलाई वाले बजट में कुछ बड़ी चीजें नहीं होती है। पर मुझे लग रहा है इस बार कि वो अगर कोई बड़ी चेंज करना भी चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट करना भी चाहती है, तो आई थिंक वो फरवरी वाली बजट में करेंगे, वो अभी वाली बजट में नहीं करेंगे। एक्चुअली वो कैपिटल गेन्स वाले मुद्दे पर ही आप आने वाली थी। कंसिडरिंग वो पहले होते देखा है इस तरह के मिड टर्म बजट में, चांसेस क्या हैं? क्योंकि सुनने में तो कई सारी चीज़ें आ रही हैं, शायद वो ड्यूरेशन में टिंकरिंग हो, शायद सारे एसेट क्लासेस के लिए एक ही टैक्स की बात करें। आप मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है अगर कुछ बदलाव नेगेटिव हो? तो एक चीज है कि अगर आपने अभी टैक्स चेंज किया, तो आप अगर अप्रैल से जुलाई तक आपने अगर कुछ बेचा हुआ होता और आपको ये लगा था कि टैक्स स्ट्रक्चर ये है कि 10% है या 15% है, जो भी है, तो आपने उस हिसाब से प्लान करके अपना टैक्सेशन प्लान करके आपने कैपिटल गेन्स बनाए थे। अगर आप अभी चेंज कर दो तो पूरे ईयर पे लागू होता है वो चेंज। तो लोग जिन्होंने एक चीज के लिए अगर आपने बताई होती कि अगर ये टैक्स 20% होने वाला है, तो शायद नहीं बेचते।
लेकिन आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है एक तरह से। तो ऐसा आई थिंक करना भी नहीं चाहिए कि सडनली आप किसी को इंट्रोड्यूस कर दो। आप करना भी चाहते हो फरवरी वाले बजट में बता दो, क्योंकि आपके पास एनीवे काफी रेवेन्यू है इस बार। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। कॉर्पोरेट और सॉरी पर्सनल टैक्सेस में आपका कई गुना ज्यादा आ रहा है एस्टिमेट से, और जीएसटी भी आपके कलेक्शन काफी स्ट्रांग है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ रेवेन्यू इशू। अगर करना भी चाहिए तो आप अगर फेब में बोलो तो लोगों के पास 1 महीना होता है प्लान करने का, और फिर अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, और फिर उस टाइम पे आई थिंक प्लानिंग बेटर हो जाती है। तो आई डोंट थिंक दे शुड डू। लेकिन अगर करते भी हैं तो शायद मार्केट अब मार्केट के रिएक्शन को तो कह नहीं सकते। जिस जिस जो चीज हमने बोली कि 2 साल पहले या 20 साल पहले जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकाला गया था, उस दिन स्टॉक मार्केट 1.25% गिरी थी। सो ये भी नहीं था कि लोग समझे कि देखो क्या टैक्स निकाला है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट को बढ़ना चाहिए। उस दिन स्टॉक मार्केट वाज डाउन 1.5। तो आप वो भी नहीं कह सकते कि मार्केट इस न्यूज को लेकर नेगेटिव हो जाएगी या फिर पॉजिटिव हो जाएगी। आई डोंट थिंक ये कहा भी जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये होगा कि ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस बार। मेन चेंजेस फरवरी में ही आएंगे। फरवरी में आएंगे, और खैर फरवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, तो जल्दी है, जिस तेजी से साल जा रहा है। ऐसा ही होता है। तो खैर दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब मंडे की तैयारी करेंगे। मार्केट के लिए आज का दिन काफ़ी ख़राब है एक्चुअली। यतिन के पास चलते हैं, पहले डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक्स पर नज़र? गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट का मूड थोड़ा ख़राब है, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी दिख रही है। खास करके आईटीसी में डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ बीटीएससी स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं। बजट के पहले पहले काफ़ी एग्रेसिव बाइंग एफआईडेस से इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है, और डीलर्स को लगता है कि 480 490 तक के टारगेट्स यहाँ फ्यूचर्स में आने चाहिए, और इसीलिए वो आईटीसी के शेयर्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मेटल्स काफ़ी वीक है, और जो ग्लोबल स्टील के दामों में कटौती हुई है, प्रेशर है, कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि सेल में यहाँ एक शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। पोजिशनली उनको लगता है कि 4 से 5% का डाउनटिक यहाँ देखने को मिल सकता है अक्रॉस मेटल स्टॉक्स, और 135 से 138 तक के टारगेट्स वो सेल के लिए भी रख रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर सिलेक्टिवली शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो आईटीसी और सेल, ये दो स्टॉक्स जहाँ पर डीलर्स की नज़र है, और आईटीसी लॉन्ग साइड पर और सेल शॉर्ट साइड पर। यतिन शुक्रिया। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मानस, क्या कैरी करेंगे? तो देखिए एक सेल रिकमेंडेशन है। एल&टी फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम का कंफर्मेशन है, फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 180 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 168 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एल&टी फाइनेंस पर ये एक ट्रेड आता हुआ। सोनी, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, यहाँ पे मेरा रहेगा एसटीबीटी चंबल फर्टिलाइजर में फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 505, टारगेट है 480 475। शॉर्ट साइड का ट्रेड आप कह रही हैं, आप लेकर चलेंगी। 489 पर मंदी का ट्रेड लेना है। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से एसटीबीटी रहेगा। टाटा पावर्स के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। 414 के करीब है ये, 418 पे ऐसे लगाएंगे और 400 का टारगेट लगाएंगे। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड मंडे वीरेंद्र जी देखिए मैं सेल करके जाऊंगा कमिंस इंडिया। मुझे लगता है यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है कमिंस में। 3400 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 3610 का। आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक मंडे के लिए? क्या अनुज जी, सो एस्ट्रल में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। मेरा बाय ट्रेड होगा। पिछले कुछ मिनटों में अच्छी मूव्स बनते हुए दिखे हैं। 2250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 2300 2320 तक के प्राइस टारगेट के लिए एस्ट्रल लिमिटेड पर एक बाय ट्रेड है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, रणनीति पे आते हैं, स्ट्रेटजीज पे। और अनुज, जितना पॉसिबल हो सकता था बाजार उतना स्ट्रेच हुआ ऑन द डाउन साइड। मतलब 24,500 शायद मंथली पर भी जो ये आखिरी छोड़ता है हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अनुज, क्या अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज पे मंडे के लिए, करें क्या आप?
देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट की क्लोज बहुत ख़राब है आज की। मतलब आई थिंक यू डोंट नीड मी टू से दिस कि मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। 24,520 पर निफ्टी बंद हो रहा है। और अगर आप जैसे कहते हैं ना क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉज, अगर वो करना है तो आज का लो कल के लो से बेटर है। कल का लो था 24,502, आज का लो है 24,508। ये 24,500 पर या तो मार्केट 2 बार टेस्ट करके रिवर्सल देगा या इसको मार्केट डिसाइसिवली तोड़ देगा। आई थिंक मंडे ट्यूसडे को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब आप न्यूट्रल रहिए इस मार्केट में। अच्छा, शॉर्ट भी नहीं करके जा सकते इस मार्केट को। क्यों? क्योंकि इतनी मार्केट वैसे ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, हो सकता है मंडे को गैप अप मिल जाए। तो नई पोजीशनिंग बजट के बाद ही लीजिए। अब अगले 2 दिन थोड़ा आराम करिए। आज सुबह जो आपने बात बोली थी ना कि थोड़ा आराम करने का दिन है, मेरे ख्याल से अब अगले 2-3 दिन आराम करने का दिन है। और ट्यूसडे सेकंड हाफ से आई थिंक मार्केट एक ट्रेंड लेगा। 24,450 एक लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे बंद हुए तो थोड़ी दिक्कत होगी। बैंक निफ्टी पर तो खैर मेरा व्यू आई थिंक पिछले 10 दिन से कि दूर रही है, उस पर मैं अभी भी वही इंटैक्ट हूँ कि बैंक निफ्टी से दूर रही है। अच्छा, आज मार्केट पर ज़्यादा प्रेशर फ्रैंकली अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने नहीं डाला जितना बाकी के स्टॉक्स ने डाला। टॉप से आईटी गिरा, उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला। रिलायंस आज 2% नीचे बंद हो रहा है नंबर से जस्ट पहले, वो थोड़ा सा मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर डाल रहा है आज। ये देखिए रिलायंस करीब 2%, रिलायंस नंबर से जस्ट पहले, तो ये थोड़ा सा वीकनेस का कारण था। और प्लस मिड कैप जिस तरीके से कोलैप्स हुए। लेकिन मंडे मॉर्निंग की दिक्कत क्या है कि मंडे मॉर्निंग को क्योंकि मार्केट रिलायंस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी और चीज़ों पर रिएक्ट करेगा। ये पूरी जो माइक्रोसॉफ्ट वाला मामला है किस तरफ जाएगा, उसके ऊपर भी आज रात को देखते हैं नैस्डैक फॉर एग्जांपल कैसे रिएक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों का एक फैक्टर होगा। इसके लिए आई थिंक बेटर रहेगा कि आप मंडे को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आएँ तो बेटर रहेगा। फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ सोमवार को लौटे और वीकेंड एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगला हफ्ता काफ़ी एक्शन वाला रहने वाला है। बाय द वे, इस वीकेंड 51 कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो काफ़ी काम भी करना पड़ेगा उस लिहाज से। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 में कौन से ट्रेड्स काम आए हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बने और ओवरऑल विजेता इस हफ्ते के कौन रहे, उसकी बारी है। ध्यान रखिएगा, 3 जानकार हमारा साथ दे रहे थे, ब्रिजेश एल, ओम मेहरा और पंकज रांदर। और पंकज ने 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स कमाए, विजेता है। 8.5% के रिटर्न्स ब्रिजेश के बने, ओम मेहरा -15.72% पर रहे। अब पंकज के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आज AIA इंजीनियरिंग बोला और टारगेट हिट हुआ। 4600 का टारगेट हम मेंशन भी कर रहे थे। MMTC में बढ़िया मोमेंटम। वर्धमान टेक्सटाइल, एलिकॉन, एक चीज़ दिखाई दे रही है पंकज जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो, आपके सभी जो टॉप कॉल्स रहे हैं वो मिड कैप काउंटर्स हैं। तो मिड कैप्स में पैसा बनाना, स्पेशली ऐसे दिन कल और आज में जहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। एक ही सेल साइड का ट्रेड था आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में इस हफ्ते। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगेन। देखिए, मिड कैप के अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली कुछ मूवमेंट्स पिक हो रहे थे और ड्यूरिंग दिस शो वो आइडेंटिफाई करने में हम लोग कामयाब रहे वहां पे। तो उसके चलते ये स्टॉक्स मैंने दिए हुए थे। इंडाइसेस के लिहाज से जब मैंने आपसे बात भी करी थी कि 780 टू 840 के लेवल्स वो बहुत क्रूशियल हैं और मार्केट वहीं से दोबारा स्लिप हो रहा था। बट मेरा जो फेथ था वो चुनिंदा काउंटर्स के ऊपर था और बाय गॉड्स ग्रेस काउंटर्स भी बहुत अच्छे चले हैं। अगले हफ्ते के लिए पंकज जी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सुबह में और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि 24,600 के ऊपर की क्लोज इंपॉर्टेंट है अगर ये मोमेंटम बरकरार रहना है, और उसी लेवल को हमने ब्रीच किया है, उसी के नीचे, और इनफैक्ट 24,500 के करीब ये क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। हर्षद जी, देखिए एक ब्रॉडर रेंज है, 24,400 से लेके 24,800 की रेंज है। उस रेंज में ऑप्शन राइटर्स काफी स्ट्रांगली कन्विक्टेड वहां पे खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये 2 दिन की जो इवेंट की जो सिचुएशन है, अगर वो बाइसेक्ट अगर हो जाती है तो मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम और रिदम जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए और एक हेल्दी करेक्शन हम लोग डेफिनेटली विटनेस कर सकते हैं। आज का क्लोज करीब 550 525 के करीब हो रहा है, तो हो सकता है कि अगर मंडे मॉर्निंग एक फर्स्ट हाफ में एक छोटा कट देखने मिले और वहां से फिर मार्केट दोबारा बाउंस ले। ओके, गुड लक आपको पंकज, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस मोर। अब पंकज, जब बाकी विजेताएं आएंगे अगले 2 हफ्तों में, उनके साथ मुकाबले में उतरेंगे ज़रूर। आखिरी 5 मिनट इस ट्रेड के रह गए हैं। अच्छा, ONGC की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, अज़रबैजान में दरअसल इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑयल फील्ड में हिस्सा खरीदा है। $40 करोड़ में वो हिस्सा खरीदा जा रहा है, 3.5% नीचे हालांकि वो स्टॉक आज रहा है। तो यहाँ पर सेल साइड का प्रेशर कायम है। जाते जाते 1-2 ट्रेड्स जिनकी तरफ से शायद इशारा है
कि हम आगे और फिसल सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस एक टॉप लूजर रहा है मानस। ईयर टू डेट इसके रिटर्न्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस महीने में आप देखिएगा और आप याद करिए कि जून के महीने में भी वो करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके स्टॉक फिसलता हुआ। अब क्या 2790 पर जो क्लोज आ रहा है आगे और वीकनेस का डर है? देखिए ये तो सही है कि स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 2900 रुपए के ऊपर निकलने में काफी दिक्कतें फील कर रहा है स्टॉक। अब ये 20 डे मूविंग एवरेज नीचे चला गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2700 रुपए। मेरे ख्याल से अभी निकलने की लॉन्ग पोजीशन से या तो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 2700 रुपए का सपोर्ट ब्रीच हुआ तभी यहाँ पर आपको शॉर्ट कॉल लेना है या अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। फिलहाल के लिए 2700 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में। अच्छा, बहुत समय की कमी है, लेकिन राजेश अग्रवाल जी, आप बजट पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट वीक के लिए कुछ लेना चाहेंगे? पॉसिबली आपका जो ट्रेड है वो क्या है नेक्स्ट वीक के लिए? देखिए, बजट पर्सपेक्टिव से तो नहीं, बट मैं समझता हूँ कि जियो फाइनेंस के साथ जाना चाहिए। अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है, बावजूद इसके कि तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, नए इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकती है। प्राय सभी वर्टिकल्स में, चाहे लाइफ हो, चाहे जनरल हो, एसेट मैनेजमेंट हो, सब में अच्छी तरीके से एग्रेसिव प्लान्स है उनके। 6.1% स्टेक रिलायंस में है, जहां हम अच्छे अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं। बड़े नाम जैसे कामत साहब, हितेश शेटिया साहब जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया है, न केवल एएमसी में बल्कि वेल्थ के लिए भी। तो यहाँ 370-380 के टारगेट के साथ निवेश किया जा सकता है। जी हाँ, और याद रखिएगा ये बाय कॉल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे, और ये उसी समूह के अंतर्गत आती है जिस समूह के अंतर्गत ये चैनल CNBC सेवा परसिस्ट करता है। अल्टीमेटली दोनों ही कंपनियों का जो स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है, तो एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखिएगा। लॉन्ग 2 मात्र आज का सूरत हाल जो है वो आपको ये स्क्रीन देख के मालूम चल जाएगा। मात्र 2 लॉन्ग्स विजिबल ही नहीं थी आई थिंक। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग 10 में, शॉर्ट लगभग 10 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी एंटायरली आई थिंक ये जो लास्ट डिजिट है ना वो आपको स्क्रीन पे समझा देगी कि आज का मूड माहौल क्या था। लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये डिजिट स्मॉल, ये भी डिजिट स्मॉल, ये भी डिजिट स्मॉल, ये वाइल्ड है। यानी इस बड़े इवेंट से पहले, बजट से पहले, और ऑलमोस्ट हर अच्छी चीज़ प्राइस में आने के बाद बाजार ने अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना ठीक समझा। 160 लॉन्ग अनवाइंडिंग, मेरे ख्याल से आज अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो आंकड़ा है अपने आप में अगर आप देखें सब कुछ बयां कर देता है। आप जिस स्टॉक को देखिए आज वो प्रॉफिट बुकिंग के दौर में गया। 160 लॉन्ग अनवाइंडिंग। अनुज, आई थिंक ये 160 की फिगर जो है ना वो क्लियरली मूड माहौल बता रही है कि डेरिवेटिव्स में अब जो प्रॉफिट्स है वो कैश में कन्वर्ट हुए। खैर, इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं हर्षिता के पास बड़ी बॉल पे। हर्षिता, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। तो क्लियरली आज मुनाफा वसूली हावी। आज और कल में हमने देखा है मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है और खासतौर से वो मिड कैप साइड पर देखने को मिली है। क्लोजिंग की तरफ बढ़े, लेकिन फटाफट से बैन का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। याद रखिएगा अगला हफ्ता दरअसल वीकली एक्सपायरी नहीं मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता रहेगा, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया दरअसल बैन में जा सकता है 98% की पोजीशंस के साथ। यही नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि करीब करीब NMDC भी तैयारी कर रहा है 96% की पोजीशंस के साथ। ये 2 स्टॉक्स रहेंगे। GNFC RBL बैंक में भी दरअसल पोजीशंस थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो बैन में जाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। आखिरी 1.5 मिनट का ट्रेड बचा है, तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस समय क्या हो रहा है मार्केट में। 24,521 के लेवल्स पर याद रखिएगा आज दिन की शुरुआत या फिर डे हाई जो था वो 24,854 के आसपास का था। वहां से एक अच्छा खासा स्लाइड देखने को मिला है। निफ्टी बैंक भी 400 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ ये डे लो की एक तरफ खिसक रहा है, लेकिन 52,200, 242, 52 के आसपास, 222 के आसपास तक के लेवल्स बनते दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप्स में ज़्यादा प्रेशर है आज। सारी मार्केट आज मिड कैप इंडेक्स ने ही झेली है। लगभग 1300 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। करीब 2-2.25% का नुकसान इधर। हीट मैप आपके लिए लेकर आए, उससे पहले सेक्टोरल सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। निफ्टी IT कल का आउट परफॉर्मर, लेकिन आज कुछ हल्का करेक्शन देखने को मिला क्योंकि ऊपरी लेवल से मिड कैप काउंटर्स में प्रेशर देखा गया। टॉप लूजर्स में मेटल्स थे, 380 अंकों का नुकसान। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे। आपके CPSE इंडेक्स में बिकवाली, PSU स्टॉक्स में बिकवाली, ऑटो में 600 पॉइंट की बिकवाली, कैपिटल गुड्स में 1300 अंकों की बिकवाली। तो आप ये कह सकते हैं कि बजट हफ्ते से ठीक पहले
मार्केट्स ने कंसोलिडेट करना शुरू किया। इसकी कुछ झलक कल परसों दिखाई दे रही थी, लेकिन आज क्लियर कट मार्केट में पोजीशंस लोगों ने अपनी काटी हैं, स्क्वायर ऑफ की हैं। आज 4 ही स्टॉक्स है, 4 और अब 5 जो तेजी में दिखाई देंगे या फिर हल्की बढ़त के साथ क्लोज हो रहे हैं। एक इन्फोसिस, हालांकि इन्फोसिस डे हाई से काफ़ी हल्का हुआ, 1844 का डे हाई था। आज क्लोज जो आ रहा है वो रफली 1790 के आसपास आ रहा है। एशियन पेंट, आईटीसी, ब्रिटानिया, HCL टेक स्टिल ट्राइंग टू मेक अप इट्स माइंड, पॉजिटिव में बंद हो या फिर नेगेटिव में। ये क्लोज पर सिर्फ अब ये 4 स्टॉक्स आपके लिए, 4-5 स्टॉक्स है जो पॉजिटिव में है। लेकिन मेटल कंपनियां, कमोडिटी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा मार्का। टाटा स्टील 5% टूटा, JSW स्टील में 4.5% का नुकसान। BPCL के नंबर्स पर वो स्टॉक 4.25% गिरा। हिंडाल्को, अल्ट्राटेक खराब नतीजे मिस हैं, वो प्रेशर में। ONGC में प्रेशर, NTPC में प्रेशर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले दबाव। विप्रो के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले दबाव। तो बड़े इवेंट से पहले आप कह सकते हैं मार्केट में दिखी है प्रॉफिट बुकिंग, और इसीलिए हम आज क्लोज दिखा रहे हैं 275 अंकों की गिरावट पर। ये हफ्ता कैसा रहा है? हफ्ते की शुरुआत तो एकदम बढ़िया थी, बीच में हमने फ्रेश हाइज भी देखे हैं। तो कुछ स्टॉक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर हफ्ते में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा SBI लाइफ, इन्फोसिस, HUL, ONGC जैसे ट्रेड्स जहाँ पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया। टाटा स्टील, JSW, हिंडाल्को, ग्रासिम ये लूजर्स रहे हैं ओवर द वीक। निफ्टी फिर फाइनली शुरुआत से लेकर अब तक देखेंगे तो एकदम फ्लैट क्लोज दिखा रहा है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 2.5% की गिरावट पर जाकर बंद हो रहा है, और निफ्टी बैंक में भी इस हफ्ते फ्लैट क्लोज देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर एकदम सपाट क्लोज। सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच मुकाबला, क्या स्थिति बनी है ये आपको दिखा रहे हैं। नीरज ने BPCL, रैलिस, शॉपर स्टॉप पर मंदी का ट्रेड दिया, वो सारे टूटे। VST इंडस्ट्रीज में तेजी का कॉल था, 11% के गेन्स। आशीष के रेडार पर क्या था? इन्फी और साउथ इंडियन बैंक तेजी की तरफ, मंदी की तरफ जाइडस और CIE ऑटोमोटिव। जी हाँ, तो जाते जाते ये शुक्रवार थोड़ा भारी पड़ ही गया, पर शायद इसे कहते हैं अलाइनमेंट। एक बड़े इवेंट से पहले बाजार ने अपने आप को, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था ना, मैं 160 लॉन्ग अनवाइंडिंग, बड़े इवेंट से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना एक अच्छी रणनीति समझा। लेकिन इवेंट क्या है? बजट। और सोमवार से इसकी वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हैं। और सोमवार को मैं, हर्षता, अनुज, आशीष और नीरज जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात सुबह मॉर्निंग कॉल में, सारे समीकरण, संकेत, स्टॉक्स की न्यूज़ लेकर। मंडे मॉर्निंग होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।